ऑलराइट स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी बाबा हमने अपने ब्रेक के पहले यहां तक खत्म किया था, जिसमें हमने समझा था वेरियस गुड्स एंड सर्विस और उनपे जो टैक्सेस इम्प्लाई होते हैं। नाउ सर, अभी बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी बहुत सारे सेंटर के टैक्सेस थे जो चले गए, बहुत सारे स्टेट के टैक्सेस थे जो चले गए, और बाबा कुछ कुछ टैक्सेस थे जो नहीं गए, और इन पे एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो लेट्स गो एंड अंडरस्टैंड द वेरियस सेंट्रल का टैक्सेस विच आर सबस्यूम्ड, मतलब जो सेंट्रल के टैक्सेस थे चले गए बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी, जो स्टेट के टैक्सेस थे जो चले गए बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी, एंड जो टैक्सेस नहीं गए इवन आफ्टर कमिंग ऑफ जीएसटी। लेट्स गो एंड टॉक अबाउट इट क्विकली। सर, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चला गया, लेकिन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी अभी भी एचपी मैन पे है। सर चला गया सब्जेक्ट टू एचपी मैन, एचपी मैन पे लग रहा है। आर वी क्लियर? नेक्स्ट, सर्विस टैक्स कंप्लीटली चला गया है, सर्विसेज पे अब सर्विस टैक्स नहीं लगता है। कैन आई गो हेड? नेक्स्ट सर, सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी ये एक्चुअली बाबा अंडर कस्टम्स लगता था, अंडर कस्टम्स सीवीडी एंड स्पेशल सीवीडी लगता था, अब वो नहीं लगता है, लेकिन कुछ कुछ आइटम पे स्टिल है, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम कस्टम्स की बात करेंगे। नेक्स्ट सर, सेंट्रल सेल्स टैक्स जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट सेल हो रहा है तो अब क्या लग रहा है? आईजीएसटी लग रहा है, तो अब सीएसटी नहीं लगता है, लेकिन सीएसटी अभी भी लग रहा है ऑन अल्कोहलिक लिकर, HP man when you are going ahead and selling from one state to another, subject to some small things, ये चला गया है। नेक्स्ट सर, एनी सरचार्ज एंड सेस, कोई भी सर्विस टैक्स में कृषि कल्याण सेस था, सर्विस टैक्स में स्वच्छ भारत सेस था, बाबा वो सेस भी चले गए। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टेट टैक्सेस, स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस थे जो उन्होंने छोड़ दिए? नंबर 1 सर, कोई भी स्टेट का सरचार्ज या सेस था वो चला गया। सर नेक्स्ट, एंटरटेनमेंट टैक्स, अर्लियर क्या होता था मूवीज वगैरह पे स्टेट गवर्नमेंट एंटरटेनमेंट टैक्स चार्ज करती थी, वो अब चला गया। एक्सेप्ट मैंने लिखा है, एक्सेप्ट कुछ एंटरटेनमेंट टैक्स जो अभी भी चल रहे हैं, विच विल टॉक लेटर। टैक्सेस ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, बाबा ये जो लॉटरी थी, बेटिंग, गैम्बलिंग, बाबा गैम्बलिंग मतलब आप कसिनो में जाके पैसे लगाते हो, गैम्बलिंग हो गया। बेटिंग, हॉर्स रेस पे बेटिंग कर रहे हो, लॉटरी खरीद रहे हो, लॉटरी वगैरह ये सब पे टैक्सेस अर्लियर स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, अब बाबा वो टैक्सेस चले गए। अब क्या आएगा? अब जीएसटी लगेगा। सर, एंट्री टैक्स, जब भी एक ट्रक दूसरे स्टेट से आती थी तो उसके स्टेट बॉर्डर पे एंट्री टैक्स लगता था, अब एंट्री टैक्स चला गया। सर, परचेज टैक्स, कुछ गुड्स पे परचेज टैक्स भी था अर्लियर, अब परचेज टैक्स भी नहीं है। जब भी आप कोई दूसरे स्टेट से परचेज कर रहे थे अर्लियर, एज ए पर्सन हु इज परचेजिंग आपको परचेज टैक्स देना पड़ता था, नॉट वेरी रेलेवेंट, अब चला गया। नेक्स्ट, एनी वैट, सर जब भी आप विद इन द सेम स्टेट सेल करते थे वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, होटल्स में जब आप रुकते थे तो होटल में लग्जरी टैक्स लगता था, अब सब कुछ चला गया। तो दीज आर द सेंट्रल का टैक्सेस जो चले गए, दीज आर स्टेट का टैक्सेस जो चले गए, एंड दीज आर द टैक्सेस जो नहीं गए। सर कौन से टैक्सेस नहीं गए बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी? नंबर 1 बेसिक कस्टम ड्यूटी। सर कस्टम ड्यूटी का याद रखिएगा, व्हाई सर बेसिक कस्टम ड्यूटी? बिकॉज इंटरनेशनल लेवल का it is applicability is there internationally, whenever transactions are happening custom duty is there, whenever you import custom duty was there, it is still there, it will continue. Entertainment tax levied by local bodies sir जब समझ ले, फॉर एन एग्जाम्पल आई टेल यू, लोकल, बाबा दिस का एग्जाम्पल्स एवरीथिंग हैज बीन गिवन इन अ बुक, आपको अगर कोई भी डाउट हो और भी अगर कुछ एग्जाम्पल चाहिए हो टेक्स्ट बुक देखिए, आपको मिलेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, लोकल पंचायत में एक मूवी दिखाया जा रहा है, तो पंचायत क्या करती है? पंचायत म्युनिसिपल टैक्सेस चार्जेस करती है। फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपए पे 10 रुपए म्युनिसिपलिटी ले रही है, लोकल म्युनिसिपल टैक्सेस है। अब वो जो लोकल म्युनिसिपल टैक्सेस है बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी वो स्टिल कंटिन्यू होंगे, स्टिल चार्ज होगा। तो लोकल म्युनिसिपलिटी, लोकल बॉडीज जो चार्जेस कर रहे थे लोकल म्युनिसिपल टैक्सेस वगैरह, वो स्टिल कंटिन्यू रहेगा। इट इज नॉट गॉन बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी। सर प्रॉपर्टी टैक्स, बाबा जो भी प्रॉपर्टीज रजिस्ट्रेशन पे प्रॉपर्टी टैक्स था वो अभी भी चलेगा। सर स्टैम्प ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी जब आप पे करते थे स्टैम्प ड्यूटी अभी भी पे करना पड़ेगा आफ्टर कमिंग ऑफ जीएसटी। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी विल स्टिल कंटिन्यू। सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिकर एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन एचपी मैन स्टिल कंटिन्यू हो रहा है। सर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन
टोबैको प्रोडक्ट स्टिल चल रहा है, ओपीएम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी स्टिल चल रहा है। आपको याद रखना है ये सब कुछ। आर वी क्लियर? आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आ सकता है, वो दे देंगे आपको एक पॉइंट, 4 पॉइंट देंगे और बोलेंगे विच इज द टैक्स विच इज नॉट सबस्यूम्ड और विच इज द टैक्स विच इज सबस्यूम्ड। तो यू हैव टू बी केयरफुल, एक एमसीक्यू आ सकता है इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now, the next one which we are going to start learning is constitutional provision. Sir, constitutional provision क्यों जानना है? देखिए, constitution is the mother act. मदर एक्ट से पावर मिलने से ही एक्ट बना सकते हैं। तो इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट होना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट बनाने का पावर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से मिलता है। एवरीवन, सर इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट होना पड़ेगा, इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए इनकम टैक्स एक्ट होना पड़ेगा। इनकम टैक्स एक्ट बनाने का पावर कौन देता है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर क्यों जरूरी है? जीएसटी जब आया अभी, तो आपको नहीं लगता है कि जीएसटी का लॉ बनाने के लिए पावर डिराइव होना पड़ेगा कॉन्स्टिट्यूशन से? तो हम देख रहे हैं कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल यूज करके जीएसटी का लॉ बनाया गया, कौन सा आर्टिकल्स में चेंजेस आए। तो लेट्स गो एहेड एंड अंडरस्टैंड थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन। सर क्वेश्चन आता है क्या? हाँ बाबा, एक 3 मार्क का क्वेश्चन लास्ट 2 टर्म से तो आ रहा था, वो पूछ रहे थे छोटा सा क्वेश्चन। तो देयर कैन बी ए स्मॉल क्वेश्चन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। लेट्स गो एहेड एंड अंडरस्टैंड। पहला आर्टिकल नंबर 265 आर्टिकल नंबर 265 बोलता है नो टैक्स शैल बी लेवीड और कलेक्टेड। सर लेवीड मतलब इम्पोज्ड, कलेक्टेड मतलब कलेक्शन। देयर आर 2 थिंग्स, वन इज लेवी मतलब इम्पोजिशन, सेकंड इज कलेक्शन। लेवी भी नहीं हो सकता है, इम्पोज भी नहीं हो सकता है और कलेक्ट भी नहीं हो सकता है एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। सर इसका मतलब क्या हुआ? अनलेस आपके पास एक्ट का पावर नहीं है, आप कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते हो। इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, इनकम टैक्स एक्ट होना जरूरी है। जीएसटी कलेक्ट करना है, जीएसटी एक्ट होना जरूरी है। तो अनलेस देयर इज अथॉरिटी ऑफ लॉ, यू आर नॉट सपोज टू कलेक्ट एनी टैक्स। दैट इज टोल्ड बाय आर्टिकल नंबर 265। तो सर अगर मैं बिना कोई एक्ट के टैक्स कलेक्ट कर लूंगा तो बाबा आप गुंडे बन जाओगे, क्योंकि गुंडे के लिए, गुंडा जब कलेक्ट करता है तो उनके लिए कोई भी एक्ट नहीं होता है। तो इफ यू वांट टू कलेक्ट इट प्रॉपरली, मतलब अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन पावर है, आपने इनकम टैक्स एक्ट बनाया है, तभी आप इनकम टैक्स कलेक्ट कर पाओगे। अदरवाइज यू आर नॉट लीगली ऑथराइज्ड। हाउ आर यू लीगली ऑथराइज्ड? ओनली व्हेन यू हैव एन एक्ट। Can I go ahead? So no tax shall be levied or collected except by the authority of law। मतलब एक्ट का अथॉरिटी रहना चाहिए, मतलब उसका एक एक्ट होना चाहिए। अगर एक्ट बोल रहा है जीएसटी लगेगा गुड्स एंड सर्विस पे, तो आप सिर्फ गुड्स एंड सर्विस पे ही जीएसटी कलेक्ट कर सकते हो। कैन वी गो अहेड? नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 245। आर्टिकल नंबर 245 बोलता है पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट में मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बाबा पार्लियामेंट क्या होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है? आप बताइए मेरे को, डिफरेंस बताइए जल्दी जल्दी जल्दी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्लियामेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट? बाबा सेंट्रल गवर्नमेंट इज द रूलिंग पार्टी। हमेशा याद रखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है? रूलिंग पार्टी। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा आपको बोलेगी कि इस देश को अच्छे से चलाने के लिए, बीजेपी गवर्नमेंट बोल रही है हमें चाहिए जीएसटी, तो बाबा जीएसटी का एक लॉ बिल बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है? बीजेपी। अभी बीजेपी बोलेगी हमें चाहिए इस कंट्री को रन करने के लिए जीएसटी का लॉ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल तैयार करके उसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस करेगी। लोकसभा में वो पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा, राज्यसभा में वो पास होने के बाद वो एक्ट बनता है। तो सर ये जो लोकसभा और राज्यसभा है ना, ये है पार्लियामेंट। तो लॉ जो बनाता है वो पार्लियामेंट बनाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बोलता है जो लॉ मेरे को चाहिए उसके लिए मैं एक बिल इंट्रोड्यूस करूंगा। वो बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद उसको पास होना पड़ता है लोकसभा एंड राज्यसभा, विच इज दी पार्लियामेंट, तभी वो एक एक्ट बनेगा। आर वी क्लियर? ये समझ में आया ना फ्लो? बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं पार्लियामेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही है। नहीं बाबा, देखिए हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट एज ऑफ नाउ विल मीन द बीजेपी विच इज एट द सेंटर। सेंटर में कौन सा गवर्नमेंट है? बीजेपी है सर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमेशा बोलेगी सर हमें इस देश को अच्छे से चलाने के लिए कौन सा एक्ट चाहिए? समझ ले, जीएसटी चाहिए सर, रेरा चाहिए। रेरा आया तो उन्होंने क्या किया, इसका एक बिल बनाएंगे। वो बिल मतलब एक ड्राफ्ट बनाएंगे और इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो सर पहले ये जाएगा लोकसभा में बाबा, थोड़ा लड़ाई होगा, थोड़ा चेयर फेंकेंगे, थोड़ा
हल्ला करेंगे, बाबा एवरीथिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस, नो रेलेवेंस टू रियल लाइफ। तो सर एक दूसरे से बात करेंगे, हल्ला करेंगे, उसके बाद वो पास हो जाएगा। सर लोकसभा पास करेगा, उसके बाद राज्यसभा पास करेगा, राज्यसभा पास करने के बाद उसको प्रेसिडेंट साइन करेगा, प्रेसिडेंट साइन करेगा, और प्रेसिडेंट, बाबा ये प्रेसिडेंट नहीं, ये रमेश सुनी है, प्रेसिडेंट साइन करने के बाद क्या होगा, इट विल बिकम एन एक्ट, एंड देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड कलेक्ट जीएसटी अंडर दैट एक्ट। आर वी क्लियर? अब एक बात याद रखिए, हमेशा इसको बोलते हैं पार्लियामेंट और इसको बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब पार्लियामेंट किसके लिए लॉ बना सकती है? पार्लियामेंट अगर एक एक्ट पास करेगी तो वो एप्लीकेबल टू होगा होल ऑफ इंडिया। आगे चलें। सर अगर स्टेट का विधानसभा में अगर कोई लॉ पास हो रहा है, वो किसको एप्लीकेबल होगा? टू द स्टेट। तो यहां पे यही लिखा है, स्टेट लेजिस्लेचर, अगर स्टेट का विधानसभा में कोई लॉ पास हो रहा है, मे 2 बार आ गया, मे मेक लॉ फॉर होल और एनी पार्ट ऑफ द स्टेट। सुनिए, सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए बनाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए बनाएगी? सर सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली बिल देगी पार्लियामेंट ने, पार्लियामेंट बना रही है फॉर होल ऑफ इंडिया। अगर पार्लियामेंट से एक लॉ पास हुआ, जीएसटी लॉ, कहां एप्लीकेबल है? होल ऑफ इंडिया। अगर स्टेट लेजिस्लेचर में कोई लॉ पास हुआ, ओनली फॉर दैट स्टेट। आर वी क्लियर एवरीवन? चलें आगे। अब देखिए, अब सेंटर भी लॉ बना रही है, स्टेट भी लॉ बना रही है। समझ लीजिए, यहां पे स्टेट लॉ बनाया, यहां पे सेंट्रल लॉ बनाया, एक ही मैटर पे बना दिया, तो कौन सा लॉ प्रिवेल होगा स्टेट में, सेंट्रल वाला या स्टेट वाला? तो इसके लिए, ताकि लड़ाई नहीं हो, उन्होंने क्या किया, लॉ बनाने की पावर को डिवाइड कर दिया और बोला लिस्ट नंबर 1 खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी, लिस्ट नंबर 2 खाली स्टेट गवर्नमेंट इस पे लॉ बनाएगी, लिस्ट नंबर 3 सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर इस पे लॉ बनाएगी। तो सर आर्टिकल नंबर 246 के 7th शेड्यूल में उन्होंने डिवाइड्स द पावर टू मेक लॉ इनटू 3 लिस्ट। उन्होंने 3 लिस्ट बनाया और बोला बाबा लड़ाई मत करना, जो लिस्ट में आपका नाम है उसके लिए लॉ आप बनाइए। फॉर एन एग्जांपल आई विल आस्क यू, डिफेंस के लिए लॉ कौन बनाएगा? सेंटर बनाएगा, स्टेट बनाएगा? सेंटर। तो बाबा डिफेंस का लॉ यूनियन लिस्ट नंबर 1 में आएगा। अब अगर आप यूनियन लिस्ट नंबर 1 उठाओगे, बेसिकली जिसके लिए लॉ कौन बनाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय पासिंग इट थ्रू द पार्लियामेंट। सर लिस्ट नंबर 2 जिसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाएगा, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट बिल बना के अपने लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस करेगा और वो पास होगा और वो एप्लीकेबल टू स्टेट होगा। लिस्ट नंबर 3 कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट मतलब जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे। आर वी क्लियर एवरीवन? चलिए मैं एक बार आपको इसको बुक से दिखा देता हूं। अगर आप बुक में आओगे तो देखिए, हमने अभी इंट्रास्टेट समझा, करेक्ट? ये सब बाद में देखेंगे। अभी हम बुक में आ रहे हैं इन आवर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। आपको आना है पेज नंबर 1.7 एवरीवन। जल्दी जल्दी पेज नंबर 1.7 पे आइए। 1.7 पे अगर आप आओगे, आप देखोगे उधर डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट, जिसमें यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है। यूनियन लिस्ट मतलब पार्लियामेंट, बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बनाएगी, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बनाएगी, कॉन्करेंट लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर किसके लिए लॉ बनाएंगे। तो सर एंट्री नंबर 82 बोलता है टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। इनकम टैक्स का लॉ कौन बनाएगा? देखिए यहां पे एंट्री नंबर 82 लिखा है मैंने, एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 टैक्स रिलेटेड नहीं है। डिफेंस उसके लिए भी सेंटर बनाएगा, लेकिन इट इज नॉट टैक्स रिलेटेड, सो इसलिए मैंने यहां पे नहीं लिखा है। सर 83 किसके लिए? कस्टम ड्यूटी। कौन लॉ बनाएगा? सेंटर। 84 ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन एचपी मैन एंड टोबैको। कौन बनाएगा? सेंटर। सर 92 सीएसटी का लॉ। बाबा सीएसटी का पैसा जाता होगा स्टेट गवर्नमेंट को, लेकिन सो दैट यूनिफॉर्मिटी इज मेंटेन, हर जगह 2% ही हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉ बनाया था। नेक्स्ट सर 97 बोलता है अगर कोई भी मैटर 2 और 3 में नहीं आ रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बनाएगा। चले आगे। सर लिस्ट नंबर 2 बोलता है स्टेट गवर्नमेंट किसके लिए लॉ बनाएगी? फॉर एग्रीकल्चर इनकम पे अगर टैक्स चार्ज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगी। सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी एसईडी ऑन एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ओपीएम, इंडियन हेम्प एंड नार्कोटिक्स, कौन बनाएगा? स्टेट। सर टैक्सेस ऑन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, वैट स्टेट गवर्नमेंट। सर लग्जरी टैक्स होटल्स पे जो लगता था पहले, स्टेट गवर्नमेंट। इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन एंटरटेनमेंट, एम्यूजमेंट, बेटिंग, गैम्बलिंग, कौन लॉ बनाएगा? स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाएगा।
चले सर, यहां पे था क्रिमिनल लॉ, स्टैम्प ड्यूटीज, ये सब पे लॉ कौन बनाएगा? कॉन्करेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर। आर वी क्लियर एवरीवन? नाउ यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि सर समझ लीजिए कोई जगह लड़ाई हो गया तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? तो उन्होंने बोल दिया सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, मतलब अगर कभी टक्कर हो भी गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ विल प्रिवेल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। आर वी क्लियर एवरीवन? चले आगे नेक्स्ट। अब देखिए क्या हुआ ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना पड़ा। अब एक बात बताइए, आपको कहीं पे भी जीएसटी दिख रहा है? दोनों गवर्नमेंट को साथ में चार्ज करना है तो वो कॉन्करेंट लिस्ट में आना चाहिए था। आप कॉन्करेंट लिस्ट में देखोगे तो कोई भी टैक्स रिलेटेड लॉ है ही नहीं, करेक्ट? तो वो लोग बोल रहे हैं अगर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं है तो आप लिस्ट नंबर 1 में आ जाइए जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बना देगी जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर दोनों को चार्ज करना है? तो उन्होंने आर्टिकल नंबर 246 ए इंट्रोड्यूस किया और आर्टिकल नंबर 246 ए में उन्होंने लिख दिया सर प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? कॉन्करेंट लिस्ट में जीएसटी, बाबा कॉन्स्टिट्यूशन बना 1947 1950s में, मेरे को नहीं मालूम बाबा, कॉन्स्टिट्यूशनल का आइडिया नहीं है ज्यादा, ठीक है सर। जब उस टाइम पे बना उस टाइम पे जीएसटी लिखा हुआ था क्या? उसमें जीएसटी लिखा हुआ ही नहीं था। तो सर अभी जीएसटी डालना पड़ेगा ना, क्योंकि मदर एक्ट परमिशन देगा तभी तो जीएसटी का लॉ बनेगा, तभी जीएसटी चार्ज करेगा। तो सर मदर एक्ट में जब जीएसटी लिखा हुआ नहीं है, पहले मदर एक्ट में जीएसटी डालो ताकि मदर एक्ट से परमिशन मिले और फिर आप जीएसटी का एक्ट बनाओ। तो मदर एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा। तो मदर एक्ट में जब जीएसटी लिखा हुआ ही नहीं है, आप बताइए कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा हुआ है। पार्लियामेंट अगर अकेला बना देगा तो व्हाट अबाउट स्टेट गवर्नमेंट? तो दोनों को साथ में चार्ज करना है, तो दोनों को साथ में लेवी करना है ना। तो जब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को लेवी साथ में करना है जीएसटी, तो कैसे करेंगे? तो उन्होंने आर्टिकल नंबर 246 ए इंट्रोड्यूस किया और उसमें लिख दिया कि सर प्रोवाइड्स पावर टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर टू लेवी जीएसटी साइमल्टेनियसली। क्या लिखा हुआ आर्टिकल नंबर 246 ए में? सर जीएसटी जब लेवी करना है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसका पावर बनाएगी। सर लेकिन एक बात बताइए, आईजीएसटी का लॉ कौन बनाएगा? सेंटर। सर पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक जीएसटी लॉ विथ रेस्पेक्ट टू इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स। समझ में आ गया? दिस इज टोल्ड बाय आर्टिकल नंबर 246 ए। आर्टिकल नंबर 246 ए क्या बोलता है बाबा? एग्जाम में कभी कोई डायरेक्ट पूछ लेते हैं। provides the power to the parliament and state legislature to make law for GST simultaneously. Sir, when it comes to IGST, the power to make law with respect to IGST or basically interstate trade or commerce is with the parliament. समझ में आया? इसका in depth बड़ा explanation बुक में पढ़ लीजिएगा। Can we go ahead everyone? Next. बुक पढ़ोगे तो बाबा आराम से समझ में आ जाएगा। अभी भी समझ में आ गया होगा जितना चाहिए एग्जाम के लिए। विल लिमिट आवर डिस्कशन ओनली टू दैट। एक्सटेंसिव रीडिंग, टेक्स्ट बुक 700 पेजेस है ना बाबा, आराम से। आई हैव गॉन एहेड एंड एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग व्हिच यू नीड। कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आराम से रिलैक्स हो जाओ। हर एक चैप्टर के बाद 2-4 क्वेश्चन आंसर करना, सब समझ में आएगा। आई विल डू 2-3, यू डू 2-3, मिल बांट के वी विल पास। कैन वी गो अहेड एवरीवन? Next, everyone over here. Article number 269A. What does 269A talks about? 269A says जो IGST लेवी होगा ना और कलेक्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? अपने में और स्टेट में डिवाइड कर देगा। ये मैंने समझाया नहीं समझाया? आर्टिकल नंबर 269A says IGST shall be levied and collected by central government. कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और कलेक्ट करने के बाद क्या करेगा? इट विल बी apportioned between the central government and the state. समझ में आया? चले आगे। यस सर। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज देयर, आर्टिकल नंबर 279A, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। चलिए समझते हैं आर्टिकल नंबर 279A। सर जीएसटी काउंसिल, देखिए बाबा क्या हुआ, जीएसटी एक नया नया लॉ था। अब नया नया लॉ है तो नया नया लॉ में नया नया प्रॉब्लम्स भी आएगा। तो उन लोगों ने विजुअलाइज किया था कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का हमें सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने एक बॉडी बनाई, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ही उन्होंने लिख दिया कि एक जीएसटी काउंसिल हम बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 279A में लिखा हुआ है अबाउट जीएसटी काउंसिल। आर वी क्लियर? तो उसमें लिखा हुआ है बेसिकली हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एक कमेटी बनाएंगे
ठीक है, ये कमेटी क्या करेगी, मिलेगी, कोई भी इश्यूज होगा उस पर डिस्कशन करेगी, फिर कमेटी क्या करेगी, रिकमेंडेशन देगी, रिकमेंडेशन, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगी और वो रिकमेंडेशन किसको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी। एवरीवन प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने क्या बोला, समझ ले, यहां पे एक इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री के बहुत सारे लोग हैं। अब बिकॉज ऑफ कमिंग ऑफ जीएसटी लोगों को प्रॉब्लम हुआ एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए। तो ये कहां जाएंगे, ये लोग क्या करते हैं, अपने ग्रीवेंसेस लिखते हैं टू द जीएसटी काउंसिल, और काउंसिल क्या करती है, मीटिंग करती है, काउंसिल मीटिंग करती है, मीटिंग में डिस्कशन होता है, वोटिंग होता है और उसके बाद डिसीजन लिया जाता है, वो लोग डिसीजन ले लेते हैं। तो फर्स्ट फिर जीएसटी काउंसिल अपना डिसीजन लेगी, वो डिसीजन बेसिकली एक रिकमेंडेशन होता है, ये रिकमेंडेशन किसके पास जाएगा, रिकमेंडेशन जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, एक नोटिफिकेशन इशू कर देगा कि आज से ये होने वाला है। आर वी क्लियर? फॉर एन एग्जांपल, बाबा जो लोग एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाते थे गुड्स बेचने, उनको बोला था आपको जीएसटी में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। अब जो हैंडीक्राफ्ट गुड्स बेचते थे ना, समझ लीजिए राजस्थान, दिल्ली, वहां से हैंडीक्राफ्ट जो गुड्स बेचते थे, वो बोलते थे सर हम लोग जब दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, आप बोल रहे हैं 1 रुपए का सेल करोगे तो भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लो। सर आप बताइए, हम लोग सामान बेचे या रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी रिटर्न्स लगाए? तो गवर्नमेंट को उन्होंने बोला, तो वो पहले गए काउंसिल के पास, थोड़ा रोया धोया, बाबा ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस आई एम एक्सप्लेनिंग दिस, ठीक है, नो रेलेवेंस टू रियल लाइफ, आप कुछ भी रियल लाइफ से रिलेट मत कीजिए, ठीक है, डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं। तो सर जब भी जीएसटी काउंसिल के पास जाओगे, जीएसटी काउंसिल क्या बोलेगी कि सर क्या प्रॉब्लम है, तो आप रिप्रेजेंटेशन दीजिए जीएसटी काउंसिल को, जीएसटी काउंसिल डिस्कस करेगी और उस डिस्कशन के बाद जो डिसीजन होगा उसका रिकमेंडेशन देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट उस चेंज के लिए एक नोटिफिकेशन इशू कर देगी कि आज से ये चेंज आ गया है, हैंडीक्राफ्ट वालों को रजिस्ट्रेशन 20 लाख तक लेने की जरूरत नहीं है। आर वी एबल टू अंडरस्टैंड? तो जब भी कोई को प्रॉब्लम होता है वो जीएसटी काउंसिल के पास जाते हैं, काउंसिल अपना रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देती है और गवर्नमेंट उस दिन से एक नोटिफिकेशन इशू करके वो चेंज ला देती है। आर वी क्लियर? सर खाली रिकमेंडेशन देना चेंज नहीं है, जब गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद ही चेंज आएगा। कैन वी गो हेड? तो सर हम समझ रहे हैं जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल क्या होता है? काउंसिल एक्चुअली, जीएसटी काउंसिल एक आर्टिकल नंबर 279A में एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देयर इज पावर टू मेक द जीएसटी काउंसिल। आर वी क्लियर? तो उन्होंने जीएसटी काउंसिल का आर्टिकल नंबर 279A अभी इंट्रोड्यूस किया है, तो अब जीएसटी काउंसिल यहां पे बनेगा। तो सर उसमें कौन कौन मेंबर्स होंगे? आई हैव गॉन हेड एंड रिटन ओवर हियर, लेकिन मैं आपको टेक्स्ट बुक से पढ़ाऊंगा। सर क्यों? क्योंकि इन डिटेल पढ़ लो बाबा, 3-4 मार्क आ गए तो अच्छा है ना। वो जनरली एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं इससे छोटा मोटा। सर पेज नंबर बता दो ना, 1.10, ठीक है। चलिए सर आपके चार्ट बुक में लिखा हुआ है, फिर भी आप टेक्स्ट बुक से समझिए। जीएसटी काउंसिल, काउंसिल मींस द जीएसटी काउंसिल व्हिच इज एस्टैब्लिश्ड अंडर आर्टिकल नंबर 279A। ये डेफिनेशन है, टोटल बकवास बाबा। द देन president of India, who was Mr. Pranab Mukherjee, late Pranab Mukherjee, right? Now he went ahead and constituted the GST Council. In the GST Council, you have the chairman, who is the Union Finance Minister. You have every state, na? Every state ka one person will be there. How many states are there? 28 plus 3, 31. 31 state ka 31 state finance ministers will be there. Or if your state wants not to send their finance minister, they can nominate one person and that person can go in the council. तो काउंसिल का जब भी मीटिंग होगा, we will have one union finance minister, 31 स्टेट का 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और a minister which is nominated by that state. चलें आगे. Now we have one more member. ये कौन मेंबर है? इसका नाम है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट. his name is what? यूनियन मिनिस्टर. तो ये यूनियन मिनिस्टर ही है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट. ही इज इन चार्ज of revenue and finance. He is in charge of what? Revenue and finance. So he is also a union member only. Union member, and he is in charge of what? Revenue and finance. Are we clear? तो union member कितने हुए? एक union member जो chairman है, एक union member
ऑफ स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस, 2 यूनियन मेंबर हुए, स्टेट के मेंबर कितने हैं? 31 मेंबर। सुन लीजिए सर, जीएसटी काउंसिल आर्टिकल नंबर 279 में डिफाइंड है, 279 ए, जीएसटी काउंसिल में 2 यूनियन मेंबर्स होंगे, 31 स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, बेसिकली इट कैन बी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और विच इज मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट। तो सर कितने मेंबर हो गए? 33 मेंबर्स। आर वी क्लियर? अब एक बात सुनिए मेरा सर, 33 मेंबर से हाउ मेनी मेंबर्स शुड बी एटलीस्ट प्रेजेंट फॉर द कोरम टू बी देयर? कोरम मतलब क्या होता है? मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड फॉर ए मीटिंग। जब भी मीटिंग होने वाला है काउंसिल का, कितने मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होने जरूरी हैं? तो उन्होंने बोला है कोरम is always half of the members. Half मतलब 17 members have to be present for the quorum to be there. Are we clear? अगर आपको कोरम चाहिए, मतलब मीटिंग करना है, तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर चाहिए। मिनिमम नंबर हाफ होता है, 33 का हाफ मतलब 16.5। अब अपने बच्चे को तो नहीं भेज सकते हो, आपको ही जाना है, तो बाबा एटलीस्ट 17 नंबर ऑफ मेंबर्स हैज टू बी प्रेजेंट फॉर ए मीटिंग टू बी हेल्ड। चलें आगे। अब देखिए मैंने यहां लिखा है जीएसटी काउंसिल कब कंस्टिट्यूट हुआ था? कंस्टिट्यूटेड ऑन 15th of September। एंड सर हाउ मेनी मेंबर? 33 मेंबर्स है सर, उसमें से 2 यूनियन मेंबर है और सर इट इज 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द स्टेट। सर कोरम कितना है? कोरम इज हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। कितने हुए कोरम? 33, हाफ मतलब 17 हैज टू बी प्रेजेंट। एग्जाम में 17 मत लिखिएगा, एग्जाम में लिखिएगा हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स, for because the law uses the word half of the number of members. Can we go ahead everyone? Next sir, अब समझ लीजिए, for an example एक मीटिंग हो रहा है, उसमें 2 यूनियन मिनिस्टर्स हैं, 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं, all have come। सर क्या हुआ? हाउ मेनी मेंबर्स? 33 मेंबर्स और सब आए हैं, तो कोरम भी प्रेजेंट है। अब मेरे को एक बात बताइए, ये जो लोग हैं इनका वोट्स जो है ना, वोट का वेट is 33.33%, मतलब 1/3 is the weight of their votes। and sir इनका जो वेट है ना वो 66.67% है, मतलब 2/3 is the weight of their votes। सर ये तो समझ में नहीं आया सर, मैं समझाऊंगा बाबा, टेंशन मत लो। इतना इजीली समझ में आ जाए तो क्लास क्यों लेगा कोई? एवरीवन ओवर हियर रिलैक्स। देखिए तो अब यहां पे सर मैंने बोला 2 यूनियन मिनिस्टर्स एंड 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है। सर इनका वोट्स का वेट 33% है, इनका वोट्स का वेट 66.67% है। अब आप एक काम कीजिए, 2 यूनियन मिनिस्टर है ना, उन लोग अगर यस बोल देते हैं सर तो 33.33% वोट्स कास्टेड इन फेवर। अगर सारे स्टेट मिनिस्टर्स यस बोल देते हैं तो सर 66.67% वोट्स कास्टेड इन फेवर। टोटल अगर 75% हो गया तो मेजॉरिटी अचीव हो गया। अगर मेजॉरिटी अचीव हो गया तो डिसीजन कैन बी टेकन। लेकिन सर ये कैसे होगा? सुनिए, मैं बोल रहा हूं इनको और इनको मिला के एटलीस्ट 75% लोग को यस बोलना है, 75% ऑफ द वेटेड वोट्स। सर आप एक बात बताइए, तो आप एक काम कीजिए, इसको डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, मतलब पर यूनियन मिनिस्टर का वोट का वेट कितना है? 16.66 अराउंड। अगर दोनों ने हां बोल दिया 16.66। अगर यहां पे डिवाइडेड बाय 31 करें, जो सर 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है ना, अगर 31 डिवाइड करें तो पर पर्सन का वेट कितना होगा? अराउंड 2 पॉइंट समथिंग। हम लोग 2 ले लेते हैं एक बार, अप्रॉक्स 2। तो सर अगर समझ लीजिए कर्नाटका ने बोला यस आई एम इन द फेवर ऑफ डिसीजन, 2% वोट्स इन फेवर। दिल्ली ने बोला यस आई एम इन फेवर, 2% वोट्स इन फेवर। असम ने बोला यस आई एम इन फेवर ऑफ द डिसीजन, 2% वोट्स इन फेवर। टोटल कितना आना चाहिए? ये और ये मिला के 75% आना चाहिए, तभी मेजॉरिटी अचीव होगा और तभी डिसीजन ले सकेंगे। समझ में आया नहीं आया? तो मैंने यहां पे लिखा है मेजॉरिटी फॉर डिसीजन इज 3/4। आपको लिखना है 3/4, 4 मिसिंग है यहां पे, 3/4। कैन वी गो हेड एवरीवन? चलिए अब 3/4 मैंने बोल दिया, 3/4 ऑफ वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। अब सुनिए, इतना समझ में आया? चलें आगे। समझ लीजिए यहां पे
2 यूनियन मिनिस्टर, 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? 33 मेंबर होने चाहिए थे। अब ये एक्चुअल नंबर है जो होने चाहिए थे। समझ लीजिए प्रेजेंट अगर 2 यूनियन मिनिस्टर हैं और ओनली 30 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर है, तो कितने लोग आए? 32 आए मेंबर्स। कैन यू टेल मी इज द कोरम अचीव्ड? कोरम? यस सर। चलिए मीटिंग में आगे बढ़ते हैं। अब जब मीटिंग हो रहा था, उन्होंने बोला लॉटरी, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैंने पहली बार लॉटरी के लिए ही ये यूज किया गया था इन द 35th मीटिंग, आई बिलीव, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली। उन्होंने बोला लॉटरी में रेट 12% और 28% दो है। मैं आपको पढ़ाऊंगा जब लॉटरी के बारे में, तो आपको और समझ में आएगा। तो उन्होंने बोला लॉटरी पे जब रेट 12% और 28% है, लॉटरी सिन आइटम है, खराब चीज है, गंदी बात, तो हम लॉटरी पे 28 कर देते हैं, 12 नहीं रखते हैं। तो उन्होंने 28 का डिसीजन लिया था। तो कुछ स्टेट अगेंस्ट थे, कुछ स्टेट फॉर थे। तो उन्होंने वोटिंग सिस्टम पहली बार यूज किया था। उसके पहले सर हमेशा सब मान जाते थे, तो वोटिंग का जरूरत ही नहीं था। तो सर जब वोटिंग सिस्टम यूज किया तो 5 स्टेट ने समझ लो बोला कि सर हम इसमें दिमाग ही नहीं लगाना चाहते। 5 स्टेट ने बोला हम वोट ही नहीं करना चाहते। तो सर प्रेजेंट और वोटिंग अगर आप देखो, यूनियन मिनिस्टर ने बोला हम वोट करेंगे, यूनियन मिनिस्टर। 5 स्टेट ने बोला है हम साइलेंट हैं, नॉट इन ऑल्सो, नॉट फॉर ऑल्सो, नॉट अगेंस्ट ऑल्सो। तो 25 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स वेर वोटिंग, प्रेजेंट एंड वोटिंग यू विल हैव टू सी। सर अगर आप प्रेजेंट देखोगे तो प्रेजेंट तो 2 और 30 था, लेकिन वोटिंग कौन सा है? तो ये लोग प्रेजेंट भी थे। तो इफ आई से प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो सर 2 यूनियन मिनिस्टर ने बोला हम वोटिंग करेंगे और 25 ने बोला हम वोटिंग करेंगे, बाकी लोग साइलेंट बैठ गए। आउट ऑफ 30 कितने लोग साइलेंट है? 5। तो आई विल से सर अभी वेट, अगर आप देखोगे तो ये 2 यूनियन मिनिस्टर में 33.33% वेट डिवाइड हो जाएगा और 25 में 66.67% डिवाइड हो जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 16.66। तो अगर मैं बोलूं यहां पे जब डिसीजन लेने की बात आएगी, मेजॉरिटी कितना चाहिए? 75%। तो मैंने बोला समझ ले, एक यूनियन मिनिस्टर ने हाँ बोल दिया 16.66%, ठीक है बाबा, अप्रॉक्स है, ठीक है। सेकेंड, एक और यूनियन मिनिस्टर ने हाँ बोल दिया सर 16.66%। नहीं बोला तो नहीं बोला। नाउ हियर दिस हैज टू बी डिवाइडेड बाय प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स 25। तो पर मेंबर अप्रॉक्स कितना आया? 66 डिवाइडेड बाय 25, अराउंड 2.5 पकड़ ले, अप्रॉक्स 2.5। सर एक आदमी आसाम बोला यस आई एम इन फॉर 28%, 2.5% वोट पोस्टेड इन फेवर। सर वेस्ट बंगाल बोला यस आई एम इन इट शुड बी 28%, तो कास्टेड इन फेवर। तमिलनाडु बोला आई एम अगेंस्ट, तो बाबा तमिलनाडु को वोट अगेंस्ट हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट मेजॉरिटी। तो सर जो लोग 2.5 यस बोलते रहे उनका ऐड होगा एंड टोटल शुड बी 75%, ओनली देन मेजॉरिटी इज अचीव्ड एंड देन ओनली यू कैन गो अहेड एंड टेक ए डिसीजन। फॉर ए डिसीजन टू बी टेकन यू हैव टू अचीव 75% मेजॉरिटी। आपको मेरा बात समझ में आ गया यहाँ पे? कैन वी गो अहेड? तो सर यहाँ पे बोला गया था 3/4 ऑफ द वेटेड वोट्स ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। सो सर सिर्फ प्रेजेंट होने से नहीं होगा, प्रेजेंट एंड वोटिंग से डिवाइड करना है आपको वेट्स को। कैन वी गो अहेड एवरीवन? चले आगे, चलिए सर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सर, वेट ऑफ द वोट्स ऑफ सेंटर इज 1/3, स्टेट गवर्नमेंट इज 2/3 ऑफ द वोट्स कास्टेड। जो भी वोट्स कास्ट हुए हैं उनमें वेट क्या है? 1/3 एंड 2/3। आर वी क्लियर एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फंक्शन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। एक बार टेक्स्ट बुक में आ जाइए। नेक्स्ट देखिए सर, ज्वाइंट फोरम है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल क्या है? ज्वाइंट फोरम ऑफ सेंटर एंड स्टेट। सर जीएसटी काउंसिल का जो प्रोविजंस थे वो इफेक्टिव हो गए थे 12 सितंबर से
प्रोविजंस रिलेटिंग टू जीएसटी काउंसिल की जीएसटी काउंसिल क्या क्या कर सकती है वगैरह, पावर्स वगैरह, बट एक्चुअली जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूट हुई 15th ऑफ सितंबर से। तो इन योर एग्जाम बी केयरफुल, 15 सितंबर एमसीक्यू आ गया तो आईपीसी लेवल में पूछना चाहिए बट पता नहीं। नेक्स्ट सर, मेंबर्स हाउ मेनी? 33। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरमैन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू एंड फाइनेंस is basically the member, and we have 31 state ka 31 state finance minister or any minister who is nominated by the state. Baba, this is one very important thing for your exam. What are the function of the council? Council के functions बताइए. What are the various functions of the council? The functions of the council is to make recommendation to the union and the states on important issues like the taxes, surcharges, cess which may be subsumed. मैंने बोला ना कौन से टैक्स चले गए, सेंट्रल टैक्स कौन से चले गए, स्टेट टैक्सेस कौन से चले गए, कौन बोलेगा? ये जीएसटी काउंसिल बताएगी। नेक्स्ट सर, द जीएसटी, द गुड्स एंड सर्विस विच आर सब्जेक्ट टू एंड विच आर एग्जेम्प्टेड, जीएसटी काउंसिल बताएगी ये बोतल पे जीएसटी लगेगा या ये एग्जेम्प्ट है। तो द गुड्स विच आर सब्जेक्ट टू जीएसटी एंड द गुड्स विच आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी भी काउंसिल बताएगी। मॉडल जीएसटी लॉ, बेसिकली जीएसटी का एक मॉडल बनाना पड़ेगा, बेसिक ड्राफ्टिंग ऑफ द लॉ कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल। सर नेक्स्ट, थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर टर्नओवर, बाबा 40 लाख में रजिस्ट्रेशन लेना है, 20 लाख में लेना है, 10 लाख में लेना है, कौन बताएगा? जीएसटी काउंसिल। सर रेट्स ऑफ जीएसटी कौन बताएगा? काउंसिल बताएगी। स्पेशल रेट फॉर स्पेशल पीरियड टू रेज एडिशनल रिसोर्सेज इन केस ऑफ नेचुरल कैलामिटी। बाबा अभी फ्लड आया था केरला में, केरला फ्लड में उन्होंने क्या किया, अभी गुड्स एंड सर्विसेज पे केरला फ्लड से 1% चार्ज कर रहे हैं। वो परमिशन कौन दिया उनको? जीएसटी काउंसिल। नेक्स्ट, स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। समझिए सर, व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट? हमेशा याद रखिएगा स्पेशल कैटेगरी स्टेट उन्होंने बोला है यहां पे अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर एंड बाबा मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। वो बोल रहे हैं ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट आर मेंशन्ड इन द आर्टिकल नंबर 279A। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। कर्नाटका में 40 लाख का रजिस्ट्रेशन लिमिट रखेंगे अगर, तो सर 40 लाख इज अ नॉर्मल टर्नओवर फॉर मेनी पीपल, लेकिन अगर समझ ले 40 लाख का टर्नओवर लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन रखेंगे हिली एरिया में, अरुणाचल सर या हिमाचल में, तो सर हिली रीजन में 40 लाख का टर्नओवर ज्यादा लोगों का नहीं होता है, तो मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी आउट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो वहां के लिए स्पेशल प्रोविजन बना के 10 लाख का लिमिट रखेंगे या 20 लाख का लिमिट रखेंगे। तो स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। कौन बनाएगा? जीएसटी काउंसिल। आपको याद रखना है स्पेशल कैटेगरी स्टेट, मैं हमेशा बोलूंगा SCS, स्पेशल कैटेगरी स्टेट। कौन से होते हैं जिनको हम स्पेशल कैटेगरी स्टेट बोलेंगे? सर of course they are also human beings, so we should call them humans of Tripura and Jammu and Kashmir। हमेशा याद रखना they are also human beings। H for हिमाचल प्रदेश, अच्छे से लिख के रख लीजिए हिमाचल प्रदेश। U for उत्तराखंड, M for मेघालय। हमेशा मेघालय पहले लिखना, मैं बताऊंगा क्यों, लेकिन आपको मेघालय पहले लिख के रखना है। मेघालय, मिजोरम एंड मणिपुर। A for असम, A for अरुणाचल प्रदेश एंड N for नागालैंड। त्रिपुरा, anyways Tripura is Tripura only, and Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ह्यूमंस, S मिसिंग हो गया, ह्यूमंस होगा, ह्यूमंस। सिक्किम। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, आपको याद रखना है हमेशा। व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट? ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर। सर आप ये निमोनिक्स क्यों दे रहे हो? बाबा निमोनिक्स नहीं रखोगे तो इतना बड़ा आईडीटी याद नहीं रहेगा।
एग्जाम पास होने के लिए याद रखना है, एग्जाम के बाद आपके पास एक्ट रहेगा, आपके पास रूल्स रहेगा ऑफिस में, उसको खोल के देख लीजिएगा, लेकिन एग्जाम्स के लिए आपको याद रखना पड़ेगा बिकॉज ओपन बुक एग्जाम नहीं है, राइट एवरीवन? कैन वी गो अहेड? तो बाबा याद रखिएगा, इन योर एग्जाम्स व्हाट आर द स्पेशल कैटेगरी स्टेट, आपको हर जगह काम आएगा। स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स आर ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, विथ मी एवरीवन, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, फिर असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ये है हमारे स्पेशल कैटेगरी स्टेट। और जीएसटी काउंसिल स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। ओके सर, नेक्स्ट। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू द जीएसटी जो काउंसिल डिसाइड करती है उस पे लॉ बना सकती है, मतलब दे कैन गो अहेड एंड मेक रिकमेंडेशन एंड काउंसिल विल डिसाइड कि सर एचपी मैन पे कब से जीएसटी लेवी होगा, द डेट ऑन विच जीएसटी बी लेवीड ऑन। सर ये सब छोड़िए, आप याद रखिए एचपी मैन, हाई स्पीड डीजल, विथ मी एवरीवन, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर स्पिरिट, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड नेचुरल गैस, राइट एवरीवन? बाबा देखिए, you guys are there with me for the next 10 to 12 days, right? ये next 10-12 days में you will have to talk with me, you will have to shout with me. If you keep talking, if you keep repeating what I am telling, you will listen, you will remember the whole IDT. बाबा पूरा IDT याद रहेगा और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करोगे, 60 is never stoppable. You will get 60. चले आगे, चलिए, याद हो गया ये। अब एग्जाम में क्या पूछते हैं? सर प्लीज टेल 4 फंक्शंस, टेल मी व्हाट आर द फंक्शंस। मॉडल जीएसटी लॉ बताएगा, स्पेशल प्रोविजन बनाएगा, रेट्स बताएगा, सर कौन सा थिंग्स पे जीएसटी लगेगा, कौन सा पे नहीं लगेगा, सर एचपी मैन पे कब से जीएसटी आएगा, नेचुरल कैलामिटी पे एडिशनल रिसोर्सेज के लिए एडिशनल जीएसटी लगाने का परमिशन जीएसटी एक्ट काउंसिल देगा। 4 पूछेंगे, आपको याद रहेगा, राइट सर? सर ये चार्ट बुक में लिखा है आपने, यस बाबा देख के जाइएगा, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, टू मेक रिकमेंडेशन टू यूनियन एंड स्टेट ऑन टैक्सेस टू सेस सरचार्ज सेस टू बी सब्स्यूम रेट, जीएसटी गुड्स और सर्विस सब्जेक्ट टू और एग्जम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी, स्पेशल प्रोविजन विद रेस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट। स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन सा है? ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, लिख के रख लीजिए यहाँ पे, ह्यूमंस स्पेशल कैटेगरी स्टेट आर ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर, ताकि आप भूलो नहीं, साइड में लिख के रख लीजिए। चलिए, डेट ऑन विच जीएसटी टू बी लेवीड ऑन एचपी मैन एंड थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ टर्नओवर, टीओ मींस व्हाट? टर्नओवर आप लिखना चाहे तो यहां लिख लीजिए, टर्नओवर फॉर रजिस्ट्रेशन। कैन आई गो अहेड एवरीवन? तो बाबा रजिस्ट्रेशन कब लेना है, कितने टर्नओवर पे लेना है, ये सब जीएसटी काउंसिल बताएगी। तो सर जीएसटी काउंसिल इज वन ऑफ द फेवरेट एरिया। देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क डाले हैं मैंने, क्योंकि वो क्वेश्चन पूछते ही हैं। विथ मी एवरीवन, जीएसटी काउंसिल फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 सितंबर। सर जीएसटी काउंसिल में 2 यूनियन मेंबर्स है, 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर या मिनिस्टर नॉमिनेटेड। कोरम कितना है? हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर्स। सर उसके बाद weightage of the votes of center is 1/3, state is 2/3, and sir always आपको देखना है, majority is achieved when 75% of the votes are casted in favor, right everyone? Then majority will be achieved. उनका functions मैंने आपको बता दिया है। That's it everyone, we are done with the constitutional provision. याद रखिएगा मैंने कौन सा constitutional provision बोला है? आर्टिकल नंबर 265, आर्टिकल नंबर 265 बोला no tax can be levied except by authority of law, आर्टिकल नंबर 245 बोला पार्लियामेंट बनाएगा लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया, एंड बाबा स्टेट लेजिस्लेचर के लिए स्टेट, आर वी क्लियर? स्टेट लेजिस्लेचर विल मेक फॉर द स्टेट। सर 246 पावर डिवाइड किया यूनियन लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में। सर उसमें जीएसटी का लॉ नहीं लिखा हुआ था, तो आर्टिकल नंबर 246 ए आया, जिसने बोला कि जीएसटी का लॉ बोथ द गवर्नमेंट साइमल्टेनियसली बनाएगा। लेकिन अगर आईजीएसटी है तो कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट, करेक्ट। आर्टिकल नंबर 269 ए आया, जो बोला कि आईजीएसटी जो सेंटर कलेक्ट करेगा वो सेंटर अपने पास कुछ रखेगा, कुछ अपोर्शन कर देगा टू द स्टेट। देन वी हैड आर्टिकल नंबर 279 ए व्हिच स्पोक अबाउट जीएसटी काउंसिल। कैन वी गो अहेड एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबा, बस when I am talking you have to talk, you will remember everything. Can we go ahead everyone? Next sir, common portal. What do you mean by the common portal? Baba, common portal means one common portal which has been created by the council. ठीक है,
Sir, common portal is not created by the council, Baba. Common portal is created by the GSTN, Goods and Services Tax Networks. GSTN Networks has gone ahead and created one common portal, which is known as gst.gov.in. gst.gov.in. This is one common. Why is it called the common portal? Because this is one-stop solution for all your GST related payment, for all your registration related queries, for taking registration, for filing your return, for claiming refund. So this is a common portal to do all these things. So it is called as the common portal. Sir, who manages gst.gov.in? GSTN, Goods and Service Tax Network, which is a company that manages the GSTN network, gst.gov.in. So it is managed by GSTN Networks. Are we clear, everyone? Next, the next common portal which they have gone ahead and created is the e-way bill ka common portal, e-way bill gst.gov.in. Sir, why e-way bill gst.gov.in is created separately? Why didn't they go ahead and create it in gst.gov.in? Baba, because every day people generate lakhs of e-way bill. So they went ahead and told, if we go ahead and put it in the same gst.gov.in, the website will become slow. Anyways, it is slow. It is not able to take returns properly. So they created one separate website for generating electronic way bill, which is known as e-way bill gst.gov.in. Sir, who manages e-way bill gst.gov.in? That is managed by National Informatics Center. Are we clear, everyone? Then we have e-invoicing. Now, Baba, e-invoice ka portal has been introduced. Baba, when you see e-invoicing, we have e-invoice 1 gst.gov.in, e-invoice 2 gst.gov.in, e-invoice 3 gst.gov.in. Those portals are also known as common portal because from those portal you can generate e-invoices. Sir, what is e-invoice? Baba, in our tax invoice ka chapter, I'll discuss more about e-invoice. However, how many portals are created? 10 portals are created. That is e-invoice 1 gst.gov.in, e-invoice 2 gst.gov.in. Baba, like this 10 portals are created, but only e-invoice 1 gst.gov.in is currently operational. That is used for e-invoicing. We will be discussing e-invoice. हम discuss करेंगे कब? जब हम टैक्स इनवॉइस के चैप्टर में जाएंगे, तब हम ई-इनवॉइस का चैप्टर, ई-इनवॉइस का पोर्टल के बारे में डिस्कस करेंगे. आर वी क्लियर एवरीवन? चले आगे. तो सर, हमने पढ़ा कॉमन पोर्टल के बारे में. सर, कॉमन पोर्टल कौन सा है बाबा? www.gst.gov.in. कौन मैनेज करता है? GSTN नेटवर्क्स, जो कंपनी है वो मैनेज करती है. ई-वे बिल gst.gov.in. सर, इट इज फॉर जनरेशन ऑफ ई-वे बिल. ई-वे बिल जनरेट करने के लिए ई-वे बिल का पोर्टल है. सर, कौन मैनेज करता है? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. सर, ई-इनवॉइसिंग 1 gst.gov.in, ई-इनवॉइसिंग 2 gst.gov.in. ये ई-इनवॉइस जनरेट करने के लिए पोर्टल है. कौन मैनेज करता है? इसको मैनेज करता है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर. आर वी क्लियर एवरीवन? तो सर, आपके क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, कौन सा कॉमन पोर्टल है? तो आपको याद रखना है, एक कॉमन पोर्टल है gst.gov.in, एक है e-way bill gst.gov.in. www. लगा दीजिएगा, www.e-way-bill-gst.gov.in. एंड सर, ई-इनवॉइसिंग के लिए www.e-invoice1gst.gov.in. लाइक दिस देयर आर 10 पोर्टल्स फॉर ई-इनवॉइसिंग. मैंने यहाँ पे 1 to 10 लिखा है, लेकिन आपने फीलिंग समझ ली होंगी उसके पीछे. चले आगे बाबा. चलिए नेक्स्ट. सर, ये जो GSTN नेटवर्क है, इसका फंक्शन क्या है? सर, एग्जाम का एक कॉमन क्वेश्चन जो पूछ सकते हैं वो. सर, फंक्शन इज फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशन. सर, मेरे को रजिस्ट्रेशन चाहिए, कहां जाऊं भाई? जाइए gst.gov.in में. सर, दे गो अहेड एंड कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST. देखिए बाबा, सेंट्रल गवर्नमेंट हाफ रखेगा, हाफ सेंटर स्टेट को ट्रांसफर करेगा. ये सब कौन करेगा? ये पोर्टल ही करेगा. कौन पोर्टल? बेसिकली जो GSTN नेटवर्क ने gst.gov.in बनाया है, वो पोर्टल ही बैकएंड में कैलकुलेशन करती है. डू यू थिंक गवर्नमेंट विल सिट विद द रिकॉर्ड्स? गवर्नमेंट नहीं करता है. कैन वी गो अहेड? सो कंप्यूटेशन एंड सेटलमेंट ऑफ IGST कौन करेगा? GSTN नेटवर्क्स. नेक्स्ट, मैचिंग ऑफ टैक्स पेमेंट डिटेल विद बैंकिंग नेटवर्क. आपने जो टैक्स पेमेंट किया है उसका मैचिंग, रिकंसिलेशन कौन करेगा? पोर्टल. बेसिकली GSTN नेटवर्क जो कंपनी है वो करेगी. सर, प्रोवाइडिंग MIS रिपोर्ट, मंथली इंफॉर्मेशन सिस्टम. MIS रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, कौन देगा? GSTN. सर, फॉरवर्डिंग रिटर्न टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट अथॉरिटीज. जो मैंने रिटर्न फाइल किए हैं मेरे ऑफिसर को फॉरवर्ड करना या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर को फॉरवर्ड करना, कौन करेगा? GSTN नेटवर्क. प्रोवाइडिंग एनालिसिस ऑफ टैक्स पेयर्स प्रोफाइल. बाबा, ये टैक्स पेयर कैसा है, क्या है, उसकी प्रोफाइल का एनालिसिस कौन प्रोवाइड करेगा? GSTN नेटवर्क्स. बेसिकली ये लोग क्या करता है ना, स्टार देते हैं.
योर स्टार रेटिंग्स, वो सब अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बट दे विल गो अहेड एंड स्टार्ट प्रोवाइडिंग एनालिसिस कि ये अच्छा आदमी है, ये रिटर्न अच्छे से फाइल कर रहा है, ऑल दिस कंप्लायंस रेटिंग विल बी प्रोवाइडेड लेटर। तो बाबा अगर एग्जाम में आ गया तो आपको लिख के आना है कि फंक्शंस क्या क्या है। आर वी क्लियर एवरीवन? चलिए अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक साइड में मैंने बनाया है जीएसपीस। जीएसपीस क्या होते हैं सर? देखिए यहां पे रिलायंस है, ओके, यहां पे जीएसटीएन नेटवर्क्स है जो gst.gov.in है। अब रिलायंस के पास हर रोज के 1 लाख इनवॉइसेस होते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल ओनली सर 30 दिन के 30 लाख इनवॉइसेस हैं। अब इस इनवॉइसेस को इसने अपने टैली में डाला है पहले, फॉर एन एग्जाम्पल दे आर यूजिंग टैली, दे विल यूज सम अदर सॉफ्टवेयर ओनली, बट फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूं कि वो क्या यूज कर रहे हैं, टैली यूज कर रहे हैं। अब रिलायंस को अपना डेटा gst.gov.in में डालना पड़ेगा क्योंकि रिटर्न लगाना है GSTR1। तो बाबा रिलायंस बोला सर पहले मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में डालूं फिर मैं gst.gov.in में डालूं, बहुत प्रॉब्लमेटिक है, तो आप सर कुछ हेल्प कीजिए। तो गवर्नमेंट ने एक जीएसपी बनाया, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, इट इज नोन एज जीएसपी, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर। ये कौन होते हैं? ये आईटी कंपनीज होते हैं, आईटीईएस कंपनीज होते हैं। बेसिकली वो क्या करेंगे, वो एक एप्लीकेशन डेवलप करेंगे जिससे रिलायंस के सॉफ्टवेयर से डायरेक्ट डेटा पुल होके पुश हो जाएगा वेबसाइट में, तो रिलायंस को इजी हो जाएगा। सुविधा मतलब क्या होता है? सुविधा मतलब इजीनेस, बेसिकली एनी फैसिलिटी, करेक्ट, एनी फैसिलिटी विच इज प्रोवाइडेड। तो ये जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर गवर्नमेंट ने बनाया है। वो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बेसिकली कंपनीज है, फॉर एन एग्जांपल इन्फोसिस, इन्फोसिस को आप जाके अप्रोच कीजिए, रिलायंस कैन अप्रोच एंड इन्फोसिस क्या करेगा, आई एम टेलिंग ओनली फॉर एन एग्जांपल, आईटी कंपनी है तो मैंने इन्फोसिस बोला, तो इन्फोसिस क्या करेगा, एक ऐसा एप्लीकेशन बनाएगा जो डेटा पुल करेगा इधर से और पुश कर देगा वेबसाइट में। आर वी क्लियर? कभी कभी ये जीएसपीस क्या करते हैं, ये यहां से लेंगे यहां पुश कर देंगे। कभी कभी जीएसपीस जब एप्लीकेशन नहीं बना पाते हैं तो वो एएसपी का हेल्प लेते हैं, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, जो एप्लीकेशन बनाएगा। आर वी क्लियर? तो बेसिकली एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर एप्लीकेशन बनाएगा, रिलायंस का डेटा आएगा और वो पुश हो जाएगा डायरेक्ट वेबसाइट में। आर वी क्लियर? लेकिन एएसपीस किसके बीच में रहते हैं? जीएसपी और रिलायंस के बीच में। आर वी क्लियर? तो सर मैंने आपको समझा दिया कि जीएसपी कौन होता है, जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर, एएसपी होता है एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर। जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स बेसिकली वो आईटीएस कंपनीज होते हैं जो हेल्प करते हैं एनी टैक्स पेयर को टू कम्युनिकेट विद दी जीएसटीएन नेटवर्क, बेसिकली gst.gov.in। एवरीवन ओवर हियर देखिए, आईटीएस कंपनीज और फाइनेंशियल और टेक कंपनी अपॉइंटेड बाय जीएसटीएन नेटवर्क्स to develop application for taxpayer to interact with GSTN। तो बेसिकली एक टैक्स पेयर है, उसको अगर GSTN नेटवर्क बेसिकली gst.gov.in में कुछ भी अपलोड वगैरह करना है तो जीएसपी का हेल्प ले सकता है। वो जीएसपी क्या करेगा, एक एप्लीकेशन बनाएगा जिसके थ्रू आपका डेटा पुल एंड पुश हो जाएगा यहां पे। नेक्स्ट सर, फैसिलिटेटिंग टैक्स पेयर इन अपलोडिंग इनवॉइसेस, डिटेल्स वगैरह, फाइलिंग द रिटर्न, कस्टमाइजिंग प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ टैक्स पेयर, जैसा टैक्स पेयर वैसा प्रोडक्ट बना के देगा उसको। नाउ यहां पे जीएसपी टेक द हेल्प ऑफ एएसपी ऑल्सो। अब यहां पे एक वर्ड लिखना है आपको, ये जीएसपी नहीं होगा, ये एएसपी होगा। देखिए एएसपी एक्ट एज ए लिंक बिटवीन होम, taxpayer and GSP। GSP act as a link between whom? Taxpayer and GSTN। देखिए यहां पे लिखा हुआ है ASP act as a link between taxpayer and GSP, GSPs act as a link between taxpayer and GSTN network। समझ में आ गया बाबा? एक पैराग्राफ अगर आ गया एग्जाम में जीएसपी और एएसपी के बारे में लिख पाओगे ना? हाँ सर लिख लूंगा। नहीं आएगा फिर भी आ गया तो लिख लेना बाबा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ if you come, the next thing which we have to discuss is cross empowerment। देखिए क्या होता है, मैं अगर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता हूं ना, आपने अगर अपने क्लाइंट के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया होगा तो आपने देखा होगा मेरा जो जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर होगा, मेरा जुरिस्डिक्शनल ऑफिसर एक सेंटर का ऑफिसर भी हो सकता है, एक स्टेट का ऑफिसर भी हो सकता है। मैं आपको समझाता हूं। तो सर रमेश सोनी
this is Kushal. Baba, mera drawing is very good. Now, Kushal, when he applied for registration, he got a jurisdictional officer. He is a CGST officer. For an example, when Kushal went ahead and filed his return, Baba, return में कुशल ने दिखाया 1 लाख रुपए का सेल, 1 लाख रुपीस का सेल, उस पे 9% CGST कुशल ने चार्ज किया, एंड नहीं, इसने कुशल ने क्या किया, 6% CGST चार्ज किया, एंड सर 1 लाख रुपीस पे 6% SGST चार्ज किया, तो इसने चार्ज किया 6,000 एंड 6,000 एंड गवर्नमेंट को दे दिया. अब क्या हुआ, लेटर गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि कुशल हैज पेड ओनली 6% एंड 6%, एक्चुअली उसको देना चाहिए था कितना, 9% एंड 9%. तो सर उसने 3,000 रुपीज कम दिए CGST एंड 3,000 कम दिए SGST. यस और नो? करेक्ट. तो सर एक बात बताइए, अब कुशल ने जब 3,000 CGST कम दिए हैं तो इसका रिकवरी कौन करेगा, CGST का ऑफिसर करेगा. करेक्ट. जो SGST कम दिया उसका SGST ऑफिसर कम रिकवरी करेगा. जस्ट इमेजिन, कुशल का गला दोनों ऑफिसर ने आके पकड़ लिया, तो गवर्नमेंट ने बोला एक चीज के लिए एक ही ऑफिसर गला पकड़ो. करेक्ट. दोनों हाथ से पकड़ लो, मींस गो हेड एंड रिकवर बोथ CGST एंड SGST. एक ही ऑफिसर आपसे रिकवरी करेगा. आर वी क्लियर बाबा? एवरीथिंग टोल्ड इन क्लास इज ओनली फॉर क्लासरूम पर्पस. रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. ठीक है, सुनिए तो मैं क्या बोल रहा हूं. तो सर जब ये 3,000 का रिकवरी होगा तो आपका जो ऑफिसर है, आपका जो जुरिसडिक्शनल ऑफिसर है, सर कैसे असाइन होता है एक आदमी, CGST ऑफिसर या SGST ऑफिसर? बाबा उनका इंटरनल डिपार्टमेंट, इंटरनल मैटर है. मेरे को या तो मेरा ऑफिसर CGST ऑफिसर भी मिल सकता है या मेरा ऑफिसर SGST ऑफिसर भी हो सकता है. लेकिन जब मेरा ये ऑफिसर मेरे से रिकवरी करेगा या जब मेरे लिए ऑर्डर पास करेगा तो ये मेरे से CGST भी रिकवर करेगा, SGST भी रिकवर करेगा. ये क्या करेगा, CGST और SGST ले देगा और SGST अपने स्टेट गवर्नमेंट को पास ऑन कर देगा. लेकिन तो ऑफिसर्स आर क्रॉस एम्पावर्ड. CGST ऑफिसर इज क्रॉस एम्पावर्ड टू एक्ट एज SGST ऑफिसर ऑल्सो, एंड SGST ऑफिसर्स आर क्रॉस एम्पावर्ड टू एक्ट एज CGST ऑफिसर ऑल्सो. यही है क्रॉस एम्पावरमेंट. चलिए समझते हैं. सर सेक्शन नंबर 6 टॉक्स अबाउट क्रॉस एम्पावरमेंट. PO अपॉइंटेड प्रॉपर ऑफिसर. PO मतलब हमेशा प्रॉपर ऑफिसर. लिख लीजिए बाबा, फिर मत बोलिएगा PO क्या होता है. PO मतलब प्रॉपर ऑफिसर. बहुत सारा निमोनिक्स यूज किया गया है बुक में. अगर मैं पूरा फुल फॉर्म लिखता तो वो टेक्स्ट बुक बन जाता. एवरीवन ओवर हियर, PO अपॉइंटेड अंडर CGST ऑथराइज्ड टू एक्ट एज PO अंडर SGST और UTGST ऑल्सो. समझ में आया इतना? इफ आई एम एन ऑफिसर विच इज अंडर CGST, फॉर यू I can act as a CGST and SGST officer both. For you, when recovery has to be done or demand has to be raised, two officers will not go ahead and demand from the same person. I will only demand, and I'll demand from you CGST also and SGST also. If PO under CGST issues an order, I am issuing an order on you. With respect to CGST, he shall issue with respect to SGST और UTGST also, और वाइस वर्सा. अगर मैं SGST का ऑफिसर हूं तो मैं CGST का अमाउंट भी आपसे डिमांड कर लूंगा. आर वी क्लियर? नेक्स्ट सर, अगर मेरे को एक ऑर्डर पास हुआ, इफ ऑर्डर पास बाय ए प्रॉपर ऑफिसर अंडर CGST एक्ट, तो बाबा उस ऑर्डर के अगेंस्ट में जब अपील में जाऊंगा तो अपील में जो ऑफिसर रहेगा वो भी CGST का ऑफिसर ही होगा. तो whenever I am going for an appeal against the order of CGST, the appeal lies with the CGST only. So it says appeal, review, revision, rectification will lie with the proper officer under CGST only. मैं CGST ऑर्डर को लेके SGST ऑफिसर के पास अपील नहीं कर सकता हूं. मैं CGST के ऑर्डर को लेके अगर अपील करने जाऊंगा अपीलेट अथॉरिटी के पास तो वो CGST के ऑफिसर्स ही होंगे. I can't go to a SGST ऑफिसर. समझ में आया? इसको बोलते हैं क्रॉस एम्पावरमेंट. एग्जाम में आ गया तो लिख देना बाबा. चले आगे. सो वी आर डन विथ योर क्विक चार्ट रिवीजन ऑफ द फर्स्ट चैप्टर. चलिए अब फटाफट देखते हैं कि आपको याद है क्या. एक बार आंख खोल के अच्छे से देख लीजिए. सब कुछ देख लिया? चलिए लेट्स टेस्ट योर नॉलेज इफ यू रिमेंबर एवरीथिंग. चार्ट को ध्यान में रखिएगा, पिक्चर मेमोरी याद रहना चाहिए. देखिए पहले हमने इस साइड देखा था आर्टिकल नंबर 366 क्लॉज 12 है, जिसमें मैंने बोला था GST इज ए टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. सर टैक्स का मीनिंग मैंने बोला था कंपलसरी पेमेंट होता है जो आप गवर्नमेंट को देते हो ताकि आपको गवर्नमेंट बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रही है उसके लिए. इट इज अंडर ए लॉ एक्ट.
डिफरेंस बताया था मैंने डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स का। डायरेक्ट टैक्स इज इंपोज्ड ऑन ए, एवरीवन विथ मी, बात करना पड़ेगा आपको मेरे साथ। इट इज ऑन पर्सन, इट इज इंपोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विस। डायरेक्ट टैक्स इज, सर डायरेक्ट टैक्स इज ऑलवेज borne by the same person on whom it is imposed. Indirect tax is shifted, burden is shifted to the ultimate consumer. Direct tax income tax है, indirect tax GST and customs है, direct tax progressive, indirect tax regressive. Very good. सर हमने deficiencies का बात किया था, cascading effect आता है सर, डबल टैक्सेशन होता है सर, टैक्स ऑन टैक्स हो रहा है मैंने बताया, और नो सैंडवेट क्रेडिट आफ्टर द मैन्युफैक्चरिंग स्टेट टू द ट्रेडर और डीलर। फिर हमने बात किया था कि सर बेनिफिट्स क्या क्या है, नहीं बेनिफिट्स राइट साइड में थे, उसके नीचे था सर फीचर्स। फीचर्स में हमने बात किया था जीएसटी इज अ टैक्स, इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इट्स ए कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, इट्स ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स एंड इट्स ए वैट। करेक्ट सर। उसके बाद हमने बात किया था बेनिफिट्स, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, सर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, इन्वेस्टमेंट एनहांस हो जाएगा, गुड्स और सर्विसेज का कॉस्ट कम हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सर गवर्नमेंट का रेवेन्यू भी इंक्रीज हो जाएगा, ऑल दोस थिंग्स। देन सर अभी तक जो बात किया वो सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। नेक्स्ट सर हमने बात किया सेंट्रल टैक्सेस विच आर सब्स्यूम्ड, सर कौन सा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी चला गया, देन सर सर्विस टैक्स चला गया, सीबीडी स्पेशल सीबीडी चला गया, सेंट्रल सेल्स टैक्स चला गया, देन सरचार्जेस एंड सेस व्हिच वर देयर चला गया। सर कौन सा स्टेट टैक्सेस चला गया, स्टेट सरचार्जेस चला गया, सर एंटरटेनमेंट टैक्स व्हिच वाज देयर चला गया, नॉर्मल एंटरटेनमेंट टैक्स गया, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल अथॉरिटीज विल स्टिल कंटिन्यू। नेक्स्ट सर टैक्सेस ऑन लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग चला गया सर। फिर उसके बाद क्या था, एंट्री टैक्स परचेज टैक्स था वो चला गया सर, लग्जरी टैक्स जो था वो चला गया, ऑल दिस आर गॉन। सर मोस्ट इंपॉर्टेंटली कौन सा रह गया, सर कस्टम ड्यूटी रह गया, एंटरटेनमेंट टैक्स लेविड बाय लोकल बॉडीज, लोकल म्युनिसिपल टैक्सेस रह गया सर, स्टैंप ड्यूटी रह गया, प्रॉपर्टी टैक्स रह गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी रह गया सर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन एल्कोहलिक लिकर ओपीएम रह गया है सर, स्टेट एक्साइज ड्यूटी ऑन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन एचपी मैन एंड एल्कोहलिक लिकर भी, एल्कोहलिक लिकर नहीं, स्टेट एक्साइज ड्यूटी वाज ऑन एल्कोहलिक लिकर एंड स्टेट एक्साइज ड्यूटी वाज ऑन एल्कोहलिक लिकर एंड ओपीएम, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी वाज ऑन एचपी मैन एंड टोबैको। चलें आगे। तो बाबा ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। मैंने आपको जीएसपीज के बारे में समझाया। जीएसपीज बेसिकली आईटीएस कंपनीज है विच इज अपॉइंटेड बाय द जीएसटी एंड नेटवर्क, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, द कंपनी विच इज देयर हु मैनेजेस gst.gov.in, उन्होंने अपॉइंट किया है। आप क्या करोगे, आप टैक्स पेयर्स और जीएसटी नेटवर्क को कनेक्ट करोगे। बेसिकली यू विल पुल द डेटा फ्रॉम हियर, पुश इट टू द नेटवर्क। आप एप्लीकेशन डेवलप करोगे एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स पेयर्स, कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन डेवलप करोगे। अगर आपको हेल्प चाहिए तो एएसपी का हेल्प लीजिए। एएसपीज आर बेसिकली एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। बेसिकली वो लोग एप्लीकेशन डेवलप करेंगे, दे आर एक्टिंग एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर एंड जीएसपी। याद रहेगा एग्जाम में, वो डायग्राम मत भूलना। कौन सा डायग्राम सर, कभी भी ये डायग्राम मत भूलना, तब याद रहेगा। कैन आई गो हेड एवरीवन? नेक्स्ट सर, उसके बाद हमने बात किया क्रॉस एम्पावरमेंट। ऑफिसर्स आर क्रॉस एम्पावर्ड। अगर मेरा सीजीएसटी ऑफिसर है, वो मेरे को ऑर्डर इश्यू कर रहा है, तो सीजीएसटी के अमाउंट के लिए भी ऑर्डर इश्यू करेगा, एसजीएसटी के लिए भी ऑर्डर इश्यू करेगा। अगर मेरा ऑफिसर एसजीएसटी का ऑफिसर है, तो मेरे लिए एसजीएसटी का ऑर्डर भी इश्यू करेगा और सीजीएसटी का अमाउंट के लिए भी ऑर्डर इश्यू करेगा। अगर मेरे को उस ऑर्डर के अगेंस्ट अपील में जाना है, अगर ऑर्डर दिया सीजीएसटी ऑफिसर ने, तो अपील भी जाएगा टू सीजीएसटी ओनली और ऑफिसर ओनली। कैन वी गो हेड? उसके बाद हमने समझा ट्रेड एंड कॉमर्स। बाबा याद आ रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स? इंट्रास्टेट, इंटरस्टेट, इंट्रास्टेट विद इन द सेम स्टेट, विद इन द सेम यूटी, इंटरस्टेट डिफरेंट स्टेट डिफरेंट यूटी, वन स्टेट वन यूटी एंड डिफरेंट कंट्रीज, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सीजीएसटी, यूटी, जीएसटी। हियर आईजीएसटी। इंडिया का डेफिनेशन याद आ रहा है? इंडिया में सर 28 प्लस 31 स्टेट्स है एंड सर 5 यूटीज है। यूटीज का नाम बोलिए। अंडमान एंड निकोबार, दमन दीव, दादरा नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, सर लद्दाख, लक्षद्वीप एंड चंडीगढ़। वेरी गुड, याद रहेगा ये 5 यूनियन टेरिटरी। सर नेक्स्ट, वी वेंट एड एंड अंडरस्टूड कि सर जब भी स्टेट में सप्लाई हो रहा है तो सीजीएसटी एसजीएसटी आएगा, अगर आउटसाइड द स्टेट हो रहा है तो आईजीएसटी आता है, लेकिन अगर विद इन यूटीज हो रहा है तो सीजीएसटी एंड यूटी जीएसटी आता है। सर एल्कोहलिक लिकर पे याद रखिएगा हमेशा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी आएगा। हाँ,
हाँ, स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगा। पीपल वेक अप। सर स्टेट एक्साइज ड्यूटी आएगा और सेल पे वैट और सीएसटी आएगा। ओपीएम पे स्टेट एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी आएगा। टोबैको पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और जीएसटी आएगा। सर एचपी मैन पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड वैट और सीएसटी। अदर प्रोडक्ट्स जीएसटी जीएसटी जीएसटी। डन। उसके बाद हमने सीखा सर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल नंबर 265 आया था। उसने हमें बोला नो टैक्स विल बी लेविड और कलेक्टेड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। आर्टिकल नंबर 246 बोला पार्लियामेंट लॉ बनाएगा फॉर द होल ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द स्टेट। उसके बाद हमने समझा आर्टिकल नंबर 246 जिसने पावर डिवाइड किया यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। 246 7 शेड्यूल। बाद में हमने समझा आर्टिकल नंबर 246A, उसने बोला जीएसटी का लॉ बोथ द गवर्नमेंट टुगेदर बनाएगा, लेकिन अगर आईजीएसटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली पार्लियामेंट ही उसका लॉ बनाएगा। करेक्ट। आर्टिकल नंबर सुप्रीमेसी, आर्टिकल नंबर 254 हमेशा पार्लियामेंट का लॉ इज सुप्रीम ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है सर। नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 269A बोला आईजीएसटी विल बी कलेक्टेड बाय होम, सेंटर वो अपना पोर्शन रख के रिमेनिंग पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को दे देगा। सर आर्टिकल नंबर 279A जीएसटी काउंसिल बोला 33 कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 सितंबर, कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 15 सितंबर। सर हाउ मेनी मेंबर्स? 2 यूनियन मेंबर, 31 स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर और मिनिस्टर अपॉइंटेड बाय द स्टेट। उसके बाद सर वोट्स का वेट 1/3 एंड 2/3, कोरम 17, कोरम हाफ ऑफ द नंबर ऑफ मेंबर, मेजॉरिटी 75%। फंक्शंस मैंने आपको बहुत सारे बताए थे सर, कौन से टैक्सेस चले जाएंगे, कौन से टैक्सेस रह जाएंगे, किस पे जीएसटी लगेगा, किस पे जीएसटी नहीं लगेगा। सर स्पेशल कैटेगरी स्टेट के लिए स्पेशल प्रोविजंस, ह्यूमंस ऑफ त्रिपुरा एंड जम्मू एंड कश्मीर। एचपी मैन पे कब से जीएसटी लगेगा वो भी रेकमेंड देगा जीएसटी काउंसिल टू द गवर्नमेंट। हमने सीखा कॉमन पोर्टल के बारे में, 3 कॉमन पोर्टल gst.gov.in, ई-वे बिल gst.gov.in एंड ई इनवॉइस। 10 कॉमन पोर्टल हो गए। तो सर 10 और 2 12 कॉमन पोर्टल होगा एक्चुअली। ई इनवॉइस 1 gst.gov.in से 10 तक। सर ऑलवेज रिमेंबर फंक्शंस ऑफ द जीएसटी नेटवर्क क्या है? रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी प्रोवाइड करना, सर रिटर्न जो आप फाइल करो वो सेंटर को स्टेट को भेजना, एमआईएस रिपोर्ट प्रोवाइड करना, ऑल दिस थिंग्स आर बेसिकली द फंक्शंस ऑफ द जीएसटी एंड नेटवर्क। सर आप मेरे को बताइए आपको सब कुछ याद है अभी तक? चलिए अब फटाफट टेक्स्ट बुक एक बार देख लेते हैं। एवरीवन इन योर टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक में आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी। सर जल्दी जल्दी। यस बाबा, वी हैव टू बी ऑन द फास्ट ट्रैक मोड। चलिए तो पहले टैक्स आपको समझ में आ गया, उसके बाद टाइप्स ऑफ टैक्सेस समझा दिया मैंने, जीएसटी का डेफिनेशन समझाया, सर वाई जीएसटी केम समझाया, फीचर्स बताया, प्री जीएसटी पोस्ट जीएसटी। हाँ सर डुअल मॉडल ऑफ जीएसटी भी समझ में आया। करेक्ट सर। नेचर आपने बताया कि यहां से यहां जाएगा तो क्या क्या लगेगा, मैंने एक्चुअली एक्सटेंसिवली आपको समझा दिया है। ये जो इंट्रा स्टेट अंडरस्टैंडिंग और इंटर स्टेट अंडरस्टैंडिंग है ना, ये होमवर्क है, आप घर में समझ लीजिएगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है जितना आपको समझ में आना चाहिए। टैक्सेस सब्स्यूम, सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स समझाया मैंने आपको। टैक्सेस नॉट सब्स्यूम याद है, यहां पे वेरियस टैक्सेस ऑन वेरियस गुड्स, इसमें मैंने ओपीएम ऐड करवाया है, याद रखिएगा। ऐड ओपीएम, आपको ऐड ओपीएम मैं क्यों लिख रहा हूं पता है आपको? नेक्स्ट वर्जन ऑफ द बुक में ये चेंज होगा। चलिए नेक्स्ट सर बेनिफिट्स, मैंने आपको ऑलरेडी बेनिफिट बता दिया है। नेक्स्ट सर जेनेसिस ऑफ जीएसटी, बाबा हिस्ट्री चला गया, टोटल बकवास, फिर भी आप पढ़ लीजिएगा। कब आईसीआई का मूड बदले और वो आपको हिस्ट्री के बारे में पूछने लग जाए, आई डोंट नो। तो हिस्ट्री आपका होमवर्क है, ठीक है एवरीवन। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आर्टिकल नंबर 265 पढ़ाया मैंने आपको, 245 पढ़ाया, 246 हमने समझा, 254 हमने समझा, 246A वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, भूलिएगा मत, पढ़ के जाइएगा अच्छे से, मैंने आपको पढ़ा दिया है फिर भी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट दिस इज टोटल बकवास, टीबी, आर्टिकल नंबर 248 पढ़ लीजिएगा। टीबी टोटल बकवास, नॉट ट्रायल बैलेंस, ध्यान रखिएगा, एक बार पढ़ के जाइएगा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट। सर 269 मैंने आपको पढ़ाया है, करेक्ट। 269 में ये जो 2, 3 और 4 है ना, ये टोटल बकवास है, टीबी, ये आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है।
269 में एक लास्ट लाइन लिखा हुआ है प्लेस ऑफ सप्लाई रिलेटेड, वो आप तब समझोगे जब आप हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई समझ लेंगे, ठीक है। बाकी ये जहां भी आपको ऑथर्स कमेंट दिख रहे हैं ना, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर। ऑथर्स कमेंट आर टू बी रेड। आर्टिकल नंबर 286 टीबी टोटल बकवास कैन बी रेड एट होम वंस। 270 टीबी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, टीबी पढ़ लीजिएगा। ऑल दीज आर जस्ट फॉर यू टू रीड। आर्टिकल नंबर 279 ए हमने डिस्कस किया है क्लास में ऑलरेडी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट लिव इट। कॉमन पोर्टल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी कॉमन पोर्टल का डिस्कशन किया है, टोटल लिखा हुआ है इधर, पढ़ के जाइएगा एक बार। जीएसपी मैंने समझा दिया है, अब समझा दिया है तो इंपॉर्टेंट बोलूं ये जरूरी नहीं है, एक बार पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स गो अहेड एंड डिस्कस दिस नाउ। जीएसटी लॉ, एवरीवन व्हेन आई गो अहेड एंड टॉक अबाउट द जीएसटी लॉ, मैं जब जीएसटी लॉ के बारे में बात करता हूं, व्हाट आर द थिंग्स डू यू थिंक आर द जीएसटी लॉ? 1 minute everyone, थोड़ा सा let's drink water. Now when I talk about the GST law, very important, listen carefully. GST law, when I say law, GST law includes the act, the rules, the circulars, the notification. Everyone over here, I am telling you there are 4 things which you will always have to learn. आपको 4 चीजें हमेशा ध्यान में रखनी है बाबा। Sometimes I get into the flow and I start talking only in English, ठीक है। People who are listening, don't worry, I'll also be talking in Hindi. जब जब कभी कभी मैं भूल जाता हूं तो मैं सिर्फ इंग्लिश बोलने लग जाता हूं, ठीक है। Everyone over here, चलिए। सर जीएसटी लॉ एक्ट क्या होता है, रूल्स क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, एंड नोटिफिकेशन। सर एक्ट क्या होता है? एक्ट विल ऑलवेज टेल यू व्हाट इज टू बी डन। हमेशा याद रखिए, एक्ट आपको हमेशा बोलेगा कि क्या करना है, व्हाट इज टू बी डन। आर वी क्लियर एवरीवन? एक्ट विल ऑलवेज टेल यू व्हाट इज टू बी डन, रूल्स विल ऑलवेज टेल यू हाउ इट इज टू बी डन। एक्ट विल ऑलवेज टेल यू क्या सर, क्या करना है। सुनिए, एक्ट बोलेगा रजिस्ट्रेशन ले लो जब 20 लाख क्रॉस कर दिया, एक्ट बोल दिया आपको। रूल्स बोलेगा कौन सा फॉर्म फिलअप करना है, कैसे एप्लीकेशन जाएगा, कैसे ऑफिसर उसको एक्सेप्ट करेगा। प्रोसीजर कौन बताता है? रूल्स विल टेल यू हाउ इट इज टू बी डन। सर एक्ट ने बोल दिया रजिस्ट्रेशन लेना है 20 लाख क्रॉस करते, कैसे लूं, वो कौन बताएगा? रूल्स में जाओ, रूल्स में बताएगा कि आपको अप्लाई करना है, वेरिफिकेशन होगा, किस फॉर्म में अप्लाई करना है, कितना टाइम लगेगा, सब बताएगा रूल्स विल ऑलवेज टेल यू हाउ इट इज टू बी डन। एंड देन वी हैव सर्कुलर्स। सर सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर बस क्लैरिफिकेशन होता है बाबा। सर्कुलर्स आर नथिंग अदर देन क्लैरिफिकेशन which are issued by the CBIC whenever there is any ambiguity in the law। और समझ लीजिए अभी क्या हुआ, एक गुड्स का डेफिनेशन बोलता है, गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ऑफिसर ने बोला जब बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहा है जीएसटी लगेगा, बिकॉज एक स्टेट से दूसरे स्टेट चला गया, दूसरे स्टेट से इस स्टेट में आया, जीएसटी लगेगा, क्योंकि गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। तब सीबीआईसी बोलेगा ए तू समझ, इसका लिटरल मीनिंग ये नहीं है। तो जब भी सीबीआईसी देखती है कि कोई चीज का मीनिंग उसके ऑफिसर्स अलग अलग तरीका से इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो सीबीआईसी बोलती है मैं बता देती हूं अपने ऑफिसर्स को कि कैसे कैसे क्या क्या इंटरप्रेट करना है। तो व्हेनेवर एनी क्लैरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, सीबीआईसी विल इशू ए सर्कुलर। तो सर्कुलर क्या होते हैं? इट इज ओनली क्लैरिफिकेशन। और सर्कुलर्स हमेशा बाइंडिंग होते हैं ओनली ऑन द ऑफिसर्स। सर अगर मैं फॉलो नहीं करना चाहूंगा एज ए टैक्स पेयर, मत कर बाबा, ऑफिसर तेरे अगेंस्ट डिमांड ऑर्डर रेज कर देगा, तब तू चले जा अपील में। इट इज ऑलवेज रेकमेंडरी टू फॉलो सर्कुलर्स, बट सर्कुलर्स आर नेवर बाइंडिंग ऑन अस, इट इज ओनली बाइंडिंग ऑन द ऑफिसर्स। और अगर ऑफिसर्स एक रास्ता चूज कर रहे हैं, अगर आप दूसरा रास्ता चूज करोगे तो डेफिनेटली डिमांड आ जाएगा। जब डिमांड आएगा तो आप जाइए, आप अपील कीजिए। करेक्ट एवरीवन? कैन वी गो अहेड? नेक्स्ट, नोटिफिकेशन क्या होता है? नोटिफिकेशन इज बेसिकली अमेंडमेंट। सर कोई भी अमेंडमेंट अगर बिटवीन टू फाइनेंस एक्ट, बाबा एक फाइनेंस एक्ट पास हो गया और एक फाइनेंस एक्ट आने वाला है, उसमें टाइम लगेगा।
गवर्नमेंट हर दिन तो फाइनेंस एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता है नया नया। एक फाइनेंस एक्ट में जीएसटी के अमेंडमेंट आए, अब नए फाइनेंस एक्ट में नए अमेंडमेंट्स आएंगे, उसके बिटवीन अगर कुछ अमेंडमेंट लाना है जो अर्जेंट है, विच कांट वेट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंस एक्ट, तो बाबा गवर्नमेंट इश्यूज ए नोटिफिकेशन। दिस आर बेसिकली अमेंडमेंट्स इन बिटवीन टू फाइनेंस एक्ट। जो भी दो फाइनेंस एक्ट होते हैं, फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020, ये दो फाइनेंस एक्ट का बीच में कुछ अर्जेंट चेंज लाना है, कहां से लाए, तो गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन इश्यू करेगी। I hope people are clear with the four things. One is the act, one is the rule, one is the circular, one is the notification. आपको चारों चीजें दिखेंगी। एक्ट हमेशा आपको बोलेगा what is to be done, rules हमेशा बोलेगा how it is to be done, circular clarifications होते हैं सर, and notification amendments which come in between the year which can't wait for a finance act. Are we clear everyone? Can we go ahead? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ कुछ एडिशनल चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। These are just the basic things. अब मैं जब जीएसटी लॉ की बात करता हूं तो लॉ में एक्ट भी होगा, सर्कुलर भी होगा। सीजीएसटी चार्ज करने के लिए सीजीएसटी एक्ट होगा, आईजीएसटी चार्ज करने के लिए आईजीएसटी एक्ट होगा, एसजीएसटी जब स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका चार्ज करिए तो कर्नाटका एसजीएसटी एक्ट होगा। एंड सर यूनियन टेरिटरी, सारे यूनियन टेरिटरीज के लिए एक यूटीजीएसटी एक्ट होगा। सर हमारे एग्जाम में क्या पूछेंगे, बाबा एग्जाम में आपको एसजीएसटी और यूटीजीएसटी पे टेस्ट नहीं किया जाएगा, तो सर हम काट दें क्या, बाबा काटिए मत ना, मैं पहले समझा देता हूं, उसके बाद आपको जो करना है लिसन। Sir, what is the act? CGST Act, IGST Act, SGST Act and UTGST Act. On what is the CGST Act applicable? बोलिए, इंट्रा और इंटर, इंट्रा स्टेट। सर इंट्रा स्टेट पे सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा, करेक्ट। यूटीजीएसटी किस पे लगेगा, इंट्रा पे लगेगा। आईजीएसटी किस पे लगेगा, इंटर स्टेट पे। टोटल बकवास। यस सर। सर कितने सीजीएसटी एक्ट है, कितने आदमी थे, सर एक ही सीजीएसटी एक्ट है, सर एक ही सीजीएसटी एक्ट है। आईजीएसटी एक्ट ओनली वन आईजीएसटी एक्ट। सर एसजीएसटी एक्ट 31 स्टेट्स, 31 स्टेट्स का 31 एसजीएसटी एक्ट है। नेक्स्ट सर यूटीजीएसटी एक्ट कितने हैं, एक ही यूटीजीएसटी एक्ट है विच इज एप्लीकेबल टू ऑल द यूटीज। सर कितने सेक्शन है, हियर 1 to 174 सेक्शन है, हियर 1 to 25, हियर बाबा एसजीएसटी एक्ट और यूटीजी, एसजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट ना डिट्टो सेम होते हैं। एसजीएसटी एक्ट और सीजीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट का कॉपी है एसजीएसटी एक्ट, सेम टू सेम। आर वी क्लियर? तो सर यहां भी 1 to 74 होंगे, यहां सेक्शन 1 to 26। सर डेफिनेशंस ये दिए हुए हैं, इतना डेफिनेशन ठीक है, टोटल बकवास, याद तो रखने नहीं है आपको ऐसे। नेक्स्ट रूल्स, बाबा देखिए सीजीएसटी के कितने रूल है, सेक्शन 164। नाउ सर ऑलवेज रिमेंबर रूल्स बनाने का पावर, रूल्स बनाने का पावर कौन देता है, एक्ट देगा। एक्ट का सेक्शन नंबर 164 गिव्स द पावर टू मेक द रूल्स। सेक्शन नंबर 164 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट विल गिव द पावर टू मेक द रूल्स। आप जब मिसलेनियस प्रोविजन में आज घर जाइएगा, अपना मिसलेनियस प्रोविजन का चैप्टर खोलिएगा, इन मिसलेनियस प्रोविजन लास्ट चैप्टर में सेक्शन 164 है, सेक्शन 164 आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। वहां लिखा हुआ है कि रूल्स बनाने का पावर गवर्नमेंट को कौन देता है, सेक्शन नंबर 164 ऑफ द एक्ट। बाबा आईजीएसटी रूल बनाने का पावर सेक्शन नंबर 22 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट देता है। ये तो टोटल बकवास है, तो मैं इसको आप काट रहा हूं, ये आपको पढ़ना है, आप पढ़िए। फॉर योर एग्जाम ओनली सीजीएसटी एंड आईजीएसटी विल बी आस्क्ड, फॉर योर एग्जाम ओनली सीजीएसटी एंड आईजीएसटी विल बी आस्क्ड। चलिए नेक्स्ट सर, यहां नंबर ऑफ रूल्स 162 है, यहां से 3 रूल्स है। आर वी क्लियर एवरीवन? कैन आई गो अहेड? एक बात बोलूं मैं, यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां से 25 सेक्शन और 3 रूल्स ही है, क्योंकि इसके अगर आप इसका सेक्शन नंबर 20 पढ़ोगे ना, ओके सेक्शन नंबर 164 यहीं लिखा हुआ है, तो आपको मिसलेनियस प्रोविजन में जाना ही नहीं पड़ेगा। सेक्शन नंबर 164 प्रोवाइड्स द गवर्नमेंट द पावर टू मेक rules. Section number 22 of the IGST gives the government to make the rules for IGST. टोटल बकवास, ये आप एक बार पढ़िएगा, बकवास तो नहीं है, ऑथर्स कमेंट जरूर पढ़िएगा। प्लीज 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 रीड द ऑथर्स कमेंट। एडमिनिस्ट्रेशन, सर ऑफिसर्स रहेंगे, एडमिनिस्टर करेंगे। देखिए यहां पे मैंने एक लाइन लिखा है, अगर आप आईजीएसटी का सेक्शन नंबर 20 में जाओगे ना, तो वो बोलता है सारे प्रोविजन रिलेटिंग टू सीजीएसटी एप्लीकेबल इन आईजीएसटी ऑल्सो।
तो उन्होंने बोला इतना मोटा बुक बनाने से मतलब नहीं है, लिख दो ऑल द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एप्लीकेबल इन आईजीएसटी आल्सो मुटाटिस मुटेंडिस। उन्होंने लिख दिया इन सेक्शन नंबर 20 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट। देखिए मैंने यहां पे लिखा है सेक्शन नंबर 20 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट बोलता है सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड रूल्स द प्रोविजन ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ये किसका एक्ट पढ़ रहा हूं मैं? सेक्शन नंबर 20 ऑफ आईजीएसटी। जब भी मैं क्लास में समझा रहा हूं, अगर मैं कोई सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं बोल रहा हूं तो विच एक्ट आई एम रेफरिंग? सीजीएसटी ओनली। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट आईजीएसटी एक्ट तो मैं आईजीएसटी एक्ट का रेफरेंस दूंगा। हम लोग को दो ही एक्ट सीखना है, एक सीजीएसटी एक आईजीएसटी। जब भी मैं नॉर्मल सेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं कौन सा सेक्शन बोल रहा हूं? सीजीएसटी। अगर मैं स्पेसिफिकली आईजीएसटी बोल रहा हूं तो आई एम टॉकिंग अबाउट आईजीएसटी एक्ट। ठीक है, आईजीएसटी एक्ट का सेक्शन नंबर 20 बोला बाबा सारे प्रोविजन सेक्शन नंबर सीजीएसटी के सारे प्रोविजन कॉपी कर लो यहां पे, तो उसने कॉपी कर लिया। नेक्स्ट सर एडमिनिस्ट्रेशन। पहले एक बात बताइए, ये तो आपको पढ़ना है बस, नथिंग इंपॉर्टेंट। सीबीआईसी, जब भी आप बुक में कहीं भी बोर्ड लिखा हुआ देखो, द बोर्ड मींस सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, सीबीआईसी। आर वी क्लियर? व्हेनेवर यू रीड बोर्ड इन जीएसटी तो बोर्ड कौन है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आर वी क्लियर? और एक बात बताइए, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के हेल्पर्स कौन है? कमिश्नर्स, जो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं उनको। सेक्शन नंबर 168 पावर टू इशू इंस्ट्रक्शन एंड सर्कुलर। मैंने बोला सीबीआईसी क्या करेगा? अगर दो ऑफिसर को कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई भी एक चीज के लिए दो ऑफिसर अलग अलग ट्रीटमेंट कर रहे हैं, तो सीबीआईसी ये दोनों ऑफिसर्स के लिए बेसिकली एक सर्कुलर इशू करेगी कि बाबा डाउट मत रखो, यू हैव टू बिहेव इन दिस वे। आर वी क्लियर? ये बेसिकली क्या होता है? क्लैरिफिकेशन होता है जो सीबीआईसी इशू करता है। एंड कौन दिया सीबीआईसी को पावर? सेक्शन नंबर 168 ऑफ द एक्ट। रूल्स के लिए पावर 164 ऑफ द एक्ट दिया था। सर्कुलर इशू करने का पावर सेक्शन नंबर 168 ऑफ द एक्ट दे रहा है। आर वी क्लियर? मोर ऑथर्स कमेंट मैंने लिखा है, प्लीज पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। जो मैंने बोला वहीं पे लिखा हुआ है। कैन आई गो अहेड एवरीवन? नेक्स्ट सर, जब भी मैं ऑफिसर्स की बात करता हूं, सीबीआईसी के अंडर ऑफिसर्स है जो टेक केयर करते हैं कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से हो रहा है, लोग टैक्स पे कर रहे हैं, स्क्रूटिनी करना, ये सब कौन कर रहा है? ऑफिसर्स कर रहे हैं। ऑल द ऑफिसर्स आर अपॉइंटेड बाय द सीबीआईसी। क्लियर? नाउ ये हायरार्की दिया हुआ है कि सबसे ऊपर कौन होगा, सबसे नीचे कौन होगा। आर वी क्लियर? तो दिस बेसिकली द हायरार्की ऑफ द ऑफिसर्स। आपको याद नहीं रखना है, बस देख के रखिएगा एक बार। क्लियर? यू विल नीड इट एट प्लेसेस। टेंशन मत लीजिए, जब अपील्स एंड रिवीजन चैप्टर पढ़ाऊंगा वहां पे इसका डिस्कशन आएगा। आई विल गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट लिटिल। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट। कौन अपॉइंट करेगा ऑफिसर्स को? बोर्ड। सर द बोर्ड में इन एडिशन टू द ऑफिसर एज नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट अंडर सेक्शन नंबर 3, ये सब ऑफिसर जो हैं, इनके अलावा अगर कोई ऑफिसर चाहिए, कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। अपॉइंट सच पर्सन एज मिट में deem fit. The board may by order authorize any officer under A to H to appoint officer of central tax below the rank of assistant commissioner. बाबा असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे सुपरिटेंडेंट आएगा। अब सुपरिटेंडेंट को कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड करेगा या बोर्ड बोलेगा असिस्टेंट कमिश्नर आप ही अपॉइंट कर लीजिए? आर वी क्लियर? या तो बोर्ड अपॉइंट करेगा या बोर्ड कोई ऑफिसर को ऑथराइज कर देगा कि सर आप अपने नीचे के ऑफिसर को अपॉइंट कीजिए। सर बेसिकली क्या होता है? असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे सुपरिटेंडेंट आता है, अब उसको कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। या बोर्ड बोलेगा असिस्टेंट कमिश्नर को सर आप ही अपॉइंट कर लीजिए। नेक्स्ट सर, पावर्स ऑफ द ऑफिसर। सुनिए, मेरे ऑफिस में देयर इज अ गाय हु इज वर्किंग, कैन ही गो अहेड एंड डू द थिंग्स व्हिच आई एम डूइंग? Who can he go ahead and carry out the functions which I am doing? No, I can carry out the functions of my subordinate, but subordinate can carry out the functions of the senior only when I go ahead and delegate that to him. Are we clear everyone? वही लिखा हुआ है यहां पे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये बोल रहा है पावर्स ऑफ द ऑफिसर। ऑथर्स कमेंट, सर ये आप घर में पढ़िएगा। ऑथर्स कमेंट इज इंपॉर्टेंट, हमेशा याद रखिएगा, जहां जहां ऑथर्स कमेंट है वो आप नहीं छोड़ने वाले हो। देखिए, सेंट्रल टैक्स ऑफिसर टू एक्सरसाइज पावर एंड ड्यूटीज विच आर गिवन बाय द
एक्ट, जो एक्ट बोल रहा है वही ड्यूटीज आप करोगे। ओके सर, करूंगा। सेंट्रल टैक्स ऑफिसर में एक्सरसाइज द पावर एंड डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ सबऑर्डिनेट, अपना ड्यूटीज तो करेगा ही, सबऑर्डिनेट का ड्यूटी अगर चाहे ही मे। नेक्स्ट सर, इवन कमिश्नर कैन डेलीगेट हिज पावर टू सबऑर्डिनेट बट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन। आई कैन ऑल्सो डेलीगेट, कमिश्नर हूं मैं, सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर सकता हूं, हाँ कीजिए, लेकिन यू विल हैव टू डेलीगेट। बट सर इफ आई वांट टू एक्सरसाइज देयर पावर यू कैन एक्सरसाइज बिकॉज दे आर जूनियर्स। नेक्स्ट सर, अपीलेट अथॉरिटी, देखिए मैंने बोला जब भी ये ऑफिसर्स, जो ऑफिसर्स हैं बेसिकली प्रॉपर ऑफिसर, कौन से ऑफिसर सर, ये ऑफिसर जो हैं, इन्होंने अगर एक ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट आप जाओगे कहां, अपीलेट अथॉरिटी। सर एक बात बताइए, अपीलेट अथॉरिटी ये ऑफिसर्स के ऑर्डर पावर्स एक्सरसाइज कर सकती है क्या? नहीं, ये ऑफिसर्स अपने जूनियर ऑफिसर्स के जो काम है वो कर सकती है। कौन कर सकता है? ये ऑफिसर्स, ये जूनियर्स के काम कर सकता है। ये जूनियर्स को ये ऑफिसर अपने काम डेलीगेट भी कर सकता है, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी कैन नॉट गो अहेड एंड एक्सरसाइज द पावर ऑफ द ऑफिसर्स। देखिए यहां पे लिखा हुआ है सर, appellate authority cannot exercise the power and discharge duties of the central tax officer। बाबा ये ऑफिसर लेवल है, ये ऑफिसर लेवल है, ये अपीलेट लेवल है। अपील में अपीलेट अथॉरिटीज जो होते हैं ये भी ऑफिसर्स ही होते हैं, लेकिन इनको बोलते हैं अपीलेट अथॉरिटीज। अपीलेट अथॉरिटीज ऑफिसर्स के पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकती है, वो अपने पावर्स एक्सरसाइज करेंगी जो बेसिकली अपील रिलेटेड पावर्स है। आर वी क्लियर एवरीवन? चले आगे, चलिए सर। नेक्स्ट सर, क्रॉस एम्पावरमेंट मैंने समझाया, आपको समझाया नहीं समझाया? सर हु इज क्रॉस एम्पावर्ड? मेरा अगर ऑफिसर सीजीएसटी ऑफिसर है, वो जब ऑर्डर देगा वो अंडर एसजीएसटी भी देगा। अगर मेरा ऑफिसर एसजीएसटी ऑफिसर है तो मेरे को ऑर्डर अंडर सीजीएसटी भी देगा। याद आया? और सर अगर मेरे को ऑर्डर पास किया है सीजीएसटी ऑफिसर ने तो उसके अगेंस्ट अपील भी मैं अंडर सीजीएसटी भी जाऊंगा। सर ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे। If officer passes under CGST, then rectification, appeal or revision shall not lie with the officer under SGST। means आपको CGST ऑफिसर के पास ही जाना पड़ेगा for a appeal or revision। Are we clear? Oh, we are done with your 14 pages, and if you see, we have gone ahead and almost 95% I can go ahead and say has been covered in your chart। Are we clear everyone? So here we are done with your chapter of बेसिक्स जीएसटी। इंट्रोडक्शन मैंने दिया, ओवरव्यू दिया, और मैंने एडमिनिस्ट्रेशन बिट बताया कि कौन कौन ऑफिसर्स क्या क्या कर रहा है। नाउ वी विल गो अहेड एंड आफ्टर ए ब्रेक go through some question answers which is there in the Q&A material, and then we'll move to the next chapter। Are we clear everyone? तो we'll now take a quick break। After we come back from the break, एक दो questions discuss करेंगे, quickly questions go through करेंगे, and then we'll move to the next chapter which is supply। Right everyone, let's take a quick break।